हाँ तो साथियों, आप भी तैयारी कर रहे हैं क्लास 12 के फिजिक्स के, जिसमें आपको बिहार बोर्ड या किसी अदर बोर्ड के एग्जाम के पेपर देना है 2027 में, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में विद्युत आवेश एवं क्षेत्र यानी कि चैप्टर 1 12 क्लास के जो चैप्टर 1 है, जहां से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव हर बार पूछा जाता है, तो ये वीडियो में देखने के बाद इस वीडियो में जो 70 क्वेश्चन कराए जाएंगे, इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। तो चलिए अंत तक यदि वीडियो आप देख लेते हैं तो 5 से 6 नंबर आपका पक्का हो जाएगा, यहां से बाहर नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहां पे जो पहला क्वेश्चन है अपने पास, ये सबसे पहले क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यहां पे क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत जो आवेश होता है उसका एसआई मात्रक क्या होगा, ये बताना है। तो विद्युत आवेश को देखो, सबसे पहले मैं बता दूं एक्स्ट्रा फैक्ट के कि विद्युत आवेश जो होता है अदिश राशि होता है। विद्युत आवेश जो होता है अदिश राशि है, और विद्युत आवेश को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू द्वारा सूचित किया जाता है, यह भी क्लियर होगा। अच्छा, विद्युत आवेश को कहोगे कि विद्युत आवेश का मन होता है जो क्यू बराबर होता है, ये आई इंटू टी होता है, आई इंटू टी होता है। तो आई को मापोगे एम्पियर में, कहोगे हाँ सर एम्पियर में माप लेंगे, तो आई को मापोगे एम्पियर में और समय को मापोगे सेकेंड में, तो यहाँ पे एम्पियर सेकेंड ये हो जाएगा राइट आंसर। तो एम्पियर सेकेंड, और इसी को कूलम कहते हो। एक कूलम बराबर होता है 1 एम्पियर सेकेंड। एक कूलम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है। एक कूलम बराबर, एक कूलम बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर सेकेंड होता है, 1 कूलम बराबर। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक ये क्या होता है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये हमारा कूलम होगा, ये कूलम होगा। लेकिन कहीं क्वेश्चन में पूछ दिया कि 1 कूलम किसके बराबर होगा, तो कहोगे 1 एम्पियर सेकेंड का होगा। 1 कूलम किसके बराबर होगा भाई, तो कहोगे 1 एम्पियर सेकेंड का होगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि 1 कूलम किसके बराबर होगा, तो 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होगा। अब आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आवेश के बीमा क्या होगा सर, तो आवेश के बीमा 80 होता है। ये कैसे होता है, तो आप यहां पे देखोगे बच्चों कि ये एम्पियर जो होता है, एम्पियर धारा, इसका बीमा ए होता है, और ये समय सेकंड है उसका बीमा टी होता है। तो आपका इसका बीमीय सूत्र क्या आएगा, 80 आएगा। अच्छा, इसको और कैसे लिख सकते हो, तो आप कहोगे कि एम के पावर 0, एल के पावर 0, ए टी के पावर 1 और ए के पावर 1 भी आप इसको लिख सकते हो। इस तरह से भी आप लिख सकते हो इसको। तो ये चीज़ें था, ये पहला क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे था, इसको पहले क्वेश्चन पे आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा, हर फैक्ट को आपको क्लियर करवाया गया। तो ये आवेश के बारे में था इतना, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन आवेश पर, मैंने कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, यानी क्वेश्चन आपको है कि एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है। तो आप सबसे पहले ये समझिएगा बातों को। एक इलेक्ट्रॉन पूछा है, इलेक्ट्रॉन पे आप ऐसे कहोगे सर ये कोई भी माने जो पदार्थ होता है वो छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु के अंदर में 3 मौलिक कण होता है, जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश जो होता है मेरे भाई 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, तो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, माइनस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। तो ये यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप यहां पे देखेंगे स्क्रीन पे जो उत्तर होगा माइनस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होगा, यहां पे आवेश होता है यहां पे। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, तो ये इलेक्ट्रॉन का खोज किया था जे टॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अच्छा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पे ऐसे आवेश होता है, तो प्रोटॉन पे कितना आवेश होता है, तो प्लस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये कितना बजे तक चलेगा, कब तक चलेगा, इसमें से क्या क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल भाई आएगा क्वेश्चन, आप निश्चिंत होके ये लास्ट तक आप वीडियो देख लीजिए, ये बिल्कुल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 70 क्वेश्चन यदि इत्मीनान से आप कर लेते हैं तो आपको इससे अलावा कोई ऑब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं होगा। और हाँ, आपका इसका पीडीएफ चाहिए, आपको नोट्स चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा, व्हाट्सएप का चैनल ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यदि आप एप्लीकेशन पे प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सब कर लीजिएगा। और हाँ मेरे भाई, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है
तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि आवेश का बीमा क्या होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आवेश के बीमा आपका 80 होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर 80 होगा। अच्छा, बीमीय सूत्र को जब 80 लिखोगे तो इसको बड़ा ब्रैकेट में आप इस तरह से बंद कर सकते हो, तो ये बीमीय सूत्र का ये बीमीय सूत्र हो जाएगा 80 जो कहते हो, ये आवेश का बीमीय सूत्र हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं आवेश का, ये आप बारे में बता दिया हूं। अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूं। अगला जो क्वेश्चन है करा कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। देखो, जब आवेशित करने की बातें आएंगे मेरे भाई, जब किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो किसी वस्तु को आवेशित करोगे तो वहां से दो बातें निकल के आएंगी। इलेक्ट्रॉन के त्याग से होगा, इलेक्ट्रॉन के कमी के कारण हो सकता है आवेशित, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण या इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण हो सकता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज ये मैं बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की कमी जब होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन के जैसे कमी होगा तो धन आवेशित होगा। क्या होगा हो? धन आवेशित होगा। और यहाँ पे जब करा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाता है तो ये ऋण आवेश होता है। ये क्या हो जाता है? ये ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता जो होता है ऋण आवेश होता है। अच्छा, ये धन आवेशित जब कहोगे मेरे भाई, ये धन आवेशित जब होता है तो धन आवेशित होने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो लेकिन द्रव्यमान में कमी आ जाता है, यानी कि द्रव्यमान में कमी हो जाता है, द्रव्यमान में कमी हो जाता है। ये बात आपको याद रखना होगा। अच्छा, जब ऋण आवेशित होता है तो द्रव्यमान बढ़ जाता है। द्रव्यमान में क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है सर, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। द्रव्यमान में वृद्धि हो जाता है, ये द्रव्यमान में कमी हो जाता है। यहाँ पे द्रव्यमान में कमी होगा, यहाँ पे द्रव्यमान में वृद्धि होगा। तो ये आवेशित, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए आपको दो चीजें करना पड़ेगा, या तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दो या इलेक्ट्रॉन की कमी कर दो। जब कोई इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कमी हो जाएगा, जब त्याग करेगा तो धन आवेशित होगा, और जब ग्रहण करेगा तो ऋण आवेशित होगा। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके उससे निकल जाएगा, तो उतना द्रव्यमान उसका कम हो जाएगा। अच्छा, जब कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, कहोगे बच्चे कि जब इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करेगा तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन के जितना द्रव्यमान होगा उतना द्रव्यमान उस पर आ जाएगा। ये बातें होगा। अच्छा, दूसरा चीज कह रहे हैं कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है। जब कोई वस्तु को आवेशित करेंगे ना, जब किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है उसका द्रव्यमान क्या हो जाता है। तो जब किसी भी वस्तु को आवेशित करेंगे हम, जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो यानी कि उत्तर आपका ये वाला सही होगा, डी इसका उत्तर होगा। क्योंकि बढ़ सकता है, घट सकता है। ये नहीं बोला है कि धन आवेशित किया जाता है, और ये भी नहीं बोला है कि ऋण आवेशित किया जाता है, बस बल्कि ये बोला है कि वस्तु को आवेशित किया जाता है। जब वस्तु को आवेशित करोगे तो द्रव्यमान उसका बढ़ भी सकता है और द्रव्यमान उसका घट भी सकता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं मेरे भाई। कह रहा कि 8 कूलम, जो कह रहा कि 8 कूलम आवेश है, उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको बतानी है। 8 कूलम आवेश है, कितना दिया है? आवेश दिया है, क्यू का मान दिया है 8 कूलम। कितना दिया है? 8 कूलम। क्यू का मान कितना दिया मेरे भाई? 8 कूलम आवेश दिया है। इलेक्ट्रॉन की संख्या करा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा। अब सुनो, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से आप जानते हो क्यू बराबर के एन ही होता है। आपको फाइंड क्या करना है? एन का मान निकालना है। तो यहाँ पे क्यू बट्टा में क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्यू बट्टा में ई होगा। अब इसको स्मॉल क्यू कहो या कैपिटल क्यू कहो, बात बराबर है, बात क्लियर है। यहाँ पे क्यू का मान रख लो 8 कूलम आवेश है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है? 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम आवेश होता है। तो 8 में क्या करोगे? 1.6 से भाग कर लो, गुना यहाँ पे जाएगा ऊपर, नीचे माइनस है तो ऊपर जाएगा तो प्लस के हो जाएगा, यानी कि ये प्लस के 19 हो जाएगा। आप प्लस को प्लस नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, 19 हो गया। अब यहाँ पे कहोगे दशमलव हटेगा तो ऊपर 80 होगा सर, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर 19 के हो जाएगा। यहाँ पे 16 पाँचे कितना होगा? 80, तो 5 गुना 10 के पावर 19 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे न्यूट्रॉन के माने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा, माने इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगा, एन का जो मान होगा 5 गुना 10 के पावर 19 होगा। तो यहाँ पे 5 गुना 10 के पावर 19 राइट आंसर होगा ए वाला। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है? बताओ सभी बच्चों को क्लियर है? दबा के इस सेशन को शेयर करना है, दबा के इस सेशन को, ठीक है। अच्छा, बहुत सारा बच्चों को कमेंट आ रहा है कि क्या सर ये क्लास रोज होगा। देखिए, ये चैप्टर का जो मैंने आपको वीडियो जो जा रहा है 7 बजे आपका डेली क्लास चलता है।
डेली क्लास चलता है, कभी आपको माने कॉन्सेप्ट वाला वीडियो मिलेगा, कबो आपको क्या होगा वहाँ पे टू मार्क्स वाला क्वेश्चन मिल जाएंगे, कबो 5 नंबर्स का डेरिवेशन मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू जब तक से आपका पेपर नहीं होता है तो 7 बजे शाम में आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ पे हम कंटिन्यू आपको पूरे कंसेप्ट की बातें करते हैं, वहाँ पे मैं कंटिन्यू पढ़ाता हूँ, ठीक है। और बाकी एप्लीकेशन से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे जाते, और कोई क्वेरी आता है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप हमको बता सकते हैं कि आपको क्या डाउट है, कोई भी इंक्वायरी है आप वहाँ से दे सकते हैं। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है करा कि जो संबंध है Q बराबर एनी का। अच्छा, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से आप जानते हो Q बराबर के एनी होता है, कहो हाँ सर होता है, Q बराबर एनी होता है। ये कबो प्लस और माइनस होता है, ठीक है, कहो हाँ सर होता है। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस होता है, यहाँ पे जो प्लस और माइनस होता है तो Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर माइनस के एनी होगा और यहाँ पे Q बराबर होगा प्लस के एनी। क्लियर है, बताओ जल्दी से। Q बराबर, यहाँ पे Q बराबर माइनस के एनी है और यहाँ पे Q बराबर प्लस के एनी होगा। क्लियर है, बताओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे जब ये क्लियर है Q बराबर माइनस के एनी, Q बराबर प्लस के एनी, तो आप बताओ कि क्या यहाँ पे दिक्कत है क्या, कुछ यहाँ पे दिक्कत है। अब बात बताओ कि Q बराबर माइनस के एनी है, Q बराबर प्लस के एनी है, यहाँ पे क्या होता है, ये माइनस कब होता है, जब ग्रहण करते हो, ये प्लस कब होता है, जब आप त्याग करते हो, प्लस कब होता है, जब आप त्याग करते हो, ये ग्रहण करते हो, और प्लस कब होता है, जब आप त्याग करते हो। ठीक है, क्लियर है, बताओ। अच्छा, दूसरा चीजें है, यहाँ पे दूसरा चीजें है, यहाँ पे प्लस माइनस, Q बराबर प्लस माइनस के एनी है तो Q बराबर माइनस के एनी होगा, यहाँ पे माने Q बराबर प्लस के एनी होगा। ठीक है, ये ग्रहण करेगा, ये त्याग करेगा, ठीक है, ये ग्रहण करेगा और ये त्याग करेगा। अब बात समझना, यहाँ पे कह रहा Q बराबर एनी निम्नलिखित में से एन का मान कौन सा संभव नहीं है। सुनो, यहाँ पे जब ये फार्मूला आता है तो यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि थ्योरी में आप ये जानते होंगे, जहाँ पे एन क्या होता है, पूर्णांक होता है सर, यानी कि ये पूर्णांक संख्या होता है। एन क्या होगा, पूर्णांक संख्या होगा। और पूर्णांक संख्या किसको कहेंगे सर, जीरो प्लस माइनस, माने यहाँ पे जीरो हो सकता है, अच्छा प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 3 हो सकता है, यहाँ पे अनंत तक जा सकता है। तो यहाँ पे देखना है कि जो संख्या होगा वो पूर्णांक होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। तो ये तो हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन एन की संख्या हो सकता है, लेकिन मेरे भाई कौन नहीं हो सकता है, यानी कि 4.2 नहीं हो सकता है। तो यही राइट आंसर होगा कि हमारे पास जो आंसर आएगा राइट, ये वाला आएगा, यानी कि 4.2 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, बताओ क्लियर है। आगे बढ़ो, इस सेशन को मैं कर रहा हूं कि इस वीडियो को आप इतने बच्चों के पास पहुंचा दो ताकि सभी का लाइफ बन जाए, सभी को भला हो जाए। ठीक है, आपको देखो शेयर करने से बच्चे, यदि मैं इतना एफर्ट दे रहा हूं तो आपको शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको लाइक करने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और अंत में जब आप इससे सीखते हो तो एक गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु को, अपने भाई को आप एक कमेंट में मैसेज तो जरूर छोड़ सकते हो कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सेशन कितना अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल सेशन है या नहीं है। तो ये बात भी आप ये करना, ठीक है। और देखो, सबको स्किप करने का मन करता है तो दो चार क्वेश्चन करके आप स्किप कर लोगे तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। ऐसे हजारों वीडियो पे जाओगे, 2-4 क्वेश्चन आप करते रहोगे, कुछ भी नहीं पाओगे। किसी एक वीडियो पे टिक के पूरा वीडियो देख लो, 1 घंटा आधा घंटा की बातें होती है, 45 मिनट 1 घंटा तक आपको ये 70 क्वेश्चन आपके माइंड में सेट कर दूंगा। तो ये आप जब भरोसा करोगे भाई पे, तभी भाई आपके लिए कुछ कर पाएगा। और आप जब एनर्जी दोगे, कमेंट में मैसेज करके, अपने भाई से सब्सक्राइब करवा के, अपने भाई के पास शेयर करके, तभी हौसला बढ़ेगा। तो आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में बस क्या मांग रहा हूं कि एक आप थम्स दे दो, दूसरा मैसेज कमेंट में डाल दो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। आगे बढ़ लेते हैं, 7वां क्वेश्चन है अपने पास, करण निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश सही नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन पे आवेश तो मैंने बताया कि माइनस के 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, यानी कि इसमें से कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कौन नहीं सही हो सकता है। यहाँ पे 10 के पावर 17 नहीं हो सकता, 18 नहीं, 16 नहीं, 19 होता है। तो आपको सही है इलेक्ट्रॉन पे मात्रा 10 के पावर माइनस 19 16, यानी 1.602 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम आवेश वाला होगा। यही राइट आंसर आपका हो जाएगा। बोलो कितने बच्चों को ये माने क्लियर हो गया। अच्छा, अगला जो मेरे भाई अपने पास जो क्वेश्चन आ रहा है, करा किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। अब देखो, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात मैं ये करता हूं मेरे भाई कि आपको Q बराबर दिया 1 कूलम आवेश, अच्छा N बराबर पूछा है कि निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या बता दो। अच्छा, थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से मास्टर आपको पढ़ाया है, मैं ही पढ़ाया हूं, Q बराबर के होता है Na।
एन बराबर निकालोगे तो होगा क्यू बट्टा में ई। क्यू का मान 1 कूलम दिया है, ई का मान होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम। कहो हाँ सर होता है। अच्छा यहाँ पे जब होगा तो मेरे भाई आप यहाँ पे कर लो, यहाँ पे 10 बट्टा में कितना करोगे 16। यहाँ पे दशमलव हटाओगे तो ऊपर गुना कराओगे, 10 बट्टा में होगा 16। यहाँ पे गुना क्या करा दोगे, यहाँ पे गुना करा दोगे 10 के पावर 19। यहाँ पे गुना क्या करा दोगे 10 के पावर 19 गुना करा दोगे। अब जब मेरे भाई गुना कराओगे तो यहाँ पे ये बातें ध्यान से सुनना। ये बातें क्या ध्यान से सुनोगे, 10 बट्टा 16 गुना 10 के पावर 19 हुआ। अब यहाँ पे ये क्लियर करना है कि हमारे पास यहाँ पे 10 के पावर 19 है तो इसको 10 के पावर 18 लिख ही सकते हो, कहो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कहोगे कि सर 10 बच्चा है तो 10 को इसमें गुना करा दो तो ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी कि ये पावर 19 को था, ये को 10 इसमें लेके आ गया तो 10 पहले से था, ये को 10 आ गया तो 100 हो गया। यहाँ पे 18 को था तो ये को दे दिया तो ये 18 को बचा, बट्टा में क्या कर लोगे 16 कर लो। अब इसको 16 से करोगे तो कटा लो, 16 छक्का 96 होता है। बचा कितना 40 बचा, 4 बचा तो 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी का 32 होगा। अब कितना बचा 32, 8 बचा तो 80 हो जाएगा, और 16 पाँचे कितना होगा 80, यानी कि 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे राइट आंसर मेरे भाई क्या होने वाला है, यहाँ पे सही उत्तर आपका होने वाला है 6.25 गुना 10 के पावर 18, यानी कि सही उत्तर होने वाला है 6.25 गुना 10 के पावर 18। ये बात बोलो कितने बच्चों को क्लियर हो गया। यदि ऐसे ही सारे वीडियो के अंत तक आप टिक जाते हो तो मैं नहीं जानता कि आपसे एको क्वेश्चन छूटेगा। और ये क्वेश्चन ना मैं आपको केवल टिक नहीं करवा रहा हूँ मेरे भाई, आपको मैं कंसेप्ट भी बता रहा हूँ। तो पूरे वीडियो का, पूरे चैप्टर का वन शॉट सोल्यूशन आपको चाहिए, ये वीडियो अंत तक देखना होगा और बहुत प्यार देना होगा आपको। प्यार आप दीजिएगा तो मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं, और प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसे ही कंसेप्चुअल वीडियो लेके आऊंगा। तो चलिए 9वां क्वेश्चन ये है, अरे यदि किसी वस्तु पर 100 नैनो कूलम आवेश है तो उस पर कितने अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। अब बात कर रहे हैं कि 100 नैनो कूलम आवेश है। अब सुन लो, यहाँ पे भी मेरे भाई वही क्वेश्चन है, क्यू बराबर दिया 100 नैनो कूलम, क्यू बराबर दिया 100 नैनो कूलम आवेश है। नैनो का मतलब होता है मेरे भाई 10 के पावर माइनस के 9, नैनो का मतलब 10 के पावर माइनस 9 कूलम आवेश है। तो क्यू बराबर दे दिया, इलेक्ट्रॉन की मान चाहिए, यानी कि क्यू बराबर आप ये जानते हो थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से क्यू बराबर एन ही होता है। तो यहाँ से एन बराबर निकालोगे तो क्यू बट्टा में क्या होगा ई होगा, क्यू बट्टा में क्या होगा ई होगा। अच्छा क्यू का मान रखोगे कितना है 100 गुना 10 के पावर माइनस के 9 यहाँ पे रखोगे। अच्छा ई का मान कितना रखोगे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19। अब बात कर लो यहाँ पे, अब क्या करोगे यहाँ पे कर लो, ऊपर लेके जाओ, यहाँ पे 100 रखो, 100 बट्टा में 1.6 गुना कर लो 10 के पावर माइनस के 9 गुना 10 के पावर प्लस के 19। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको करोगे 100, अब बट्टा में इसको कर लो 16, तो ऊपर कहोगे 10 से गुना करा देंगे सर, और ये 19 में से ये घटेगा तो कितना बचेगा 10 के पावर 10 बचेगा प्लस के। तो आप कहोगे कि 100 बट्टा में 16 गुना 10 के पावर 11 होगा सर, तो 100 बटा 16 कहोगे तो ये 6.25 गुना 10 के पावर 11 आता है, यही उत्तर आपका हो जाएगा। तो 6 कितना था 25 गुना 10 के पावर 11 आपका उत्तर है, यानी कि ये डी उत्तर सही है, डी आपका उत्तर सही है। आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और सुनो, ये जब क्लियर होते जा रहा है तो आप क्वेश्चन को कॉपी पे कर सकते हो, या इस पैनल पीडीएफ का ऐसे ही सॉल्यूशन के साथ आपको चाहिए तो आप, मैं कह रहा हूं कि टेलीग्राम में जुड़ लो, यहां पे कर लो। अच्छा एक बच्चे का कहना ऐसा है कि सर इसका पीडीएफ मिलेगा, मैं बोल ही रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहां पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा बच्चे, आप टेंशन न लो, आपको वहां पे वीडियो क्या पीडीएफ आपको पैनल पीडीएफ मिल जाएगा ऐसे ही सॉल्यूशन का, ठीक है। एक बच्ची बोल रही है कि सर ये क्लास रेगुलर कब चलता है, मैंने बच्ची बता चुका हूं कि पहले क्वेश्चन में मैं बताया है कि आपको 7 बजे डेली शाम को क्लास चलता है, वहां पे आपको जुड़ना पड़ेगा, और प्रत्येक दिन या समर्पण ऑनलाइन क्लासेज आप सर्च मारो और वहां से आप आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समर्पण ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन भी होगा, ये सारा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और कहोगे तो मैं उसका जो पीडीएफ का लिंक होगा वो मैं कमेंट सेक्शन में मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं भाई, जो आगे है क्वेश्चन अपने पास, कह रहे हैं ना कि निम्न में से किसका अस्तित्व संभव नहीं है। यहाँ पे डी एगो ऑप्शन बना लो, छूट गया है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम ये आवेश का। अब कह रहा है कि निम्न में से किसका माने संभव नहीं, अस्तित्व संभव नहीं है। अस्तित्व संभव नहीं है कैसे होगा, सुनो ध्यान से। अब देखो हमारे पास Q बराबर एन ही होना चाहिए,
और एन का मान हमारे पास माने या तो प्लस माइनस के 1, या तो प्लस माइनस के 2, या तो प्लस माइनस के 3, या तो प्लस माइनस के 4, या डॉट डॉट ऐसे जाना चाहिए, या 0 रहना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूं भैया कि इसमें से आप देखो कि यह क्या पूर्णांक है, यहां से गुना कराते हो तो इसको कहोगे ना कि 1.6 गुना 2 है, तो 2 का गुणांक है यहाँ पे, तो ये संभव है क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, तो ये तो संभव है। अच्छा, यहाँ पे करोगे तो 1.6 गुना 4, कहोगे ये 4 है सर, ये भी संभव है, 4 यहाँ पे आता है अनंत तक। अच्छा, यहाँ पे कहोगे 1.6 का ये पूर्ण गुणज है क्या, कहोगे कि 24 में माने 24 जो निकालेंगे जो 24 है यानी कि 2.4 है, इसमें कहो 1.6 से यदि भाग करते हो गुना 10 के पावर माइनस 19 के कूलम के, तो आप कहोगे कि 10 के पावर माइनस 19 कूलम भी है, ऊपर में 10 के पावर माइनस 19 कूलम है, ये कट जाएगा। तो क्या हमारे पास जो n का मान आया है 2.4, ये 1.6 से भाग पूरा कटेगा, कहोगे नहीं कटेगा सर, ये पॉइंट में आएगा, क्योंकि कितना पॉइंट आ जाएगा कि 1 पॉइंट आ जाएगा, आपको कितना होगा 1.5 आ जाएगा, यानी कि 1.5 आ जाएगा। बात समझ आ गया, ये क्या आ जाएगा 1.5 आएगा, 1.5 आएगा। तो क्या ये पूर्णांक संख्या है, कहोगे नहीं है सर, तो इसका मतलब कि आपका सी उत्तर सही होगा, ये वाला बात संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। यानी कि 2.4 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम आवेश संभव नहीं है, बाकी सब संभव है। क्लियर है, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ ले, चलो आगे बढ़ लेते हैं भाई। कह रहा ना कि इसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। अब सुनो, 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, इसका मान पूछा जाएगा, तो आप कहोगे इसका मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। बात क्लियर है क्या, बताओ, बात क्लियर है क्या, बताओ। अच्छा, यहाँ पे इसका मान पूछा है, अब इसका बीमीय सूत्र भी पूछ सकता है, तो बीमीय सूत्र पूछेगा तो आप कैसे निकालोगे, इसका बीमीय सूत्र निकालना होगा, बीमीय सूत्र निकालना होगा, तो डायरेक्ट कैसे निकालोगे। अब देखो यहाँ पे न्यूटन है, तो न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक होता है, तो बल का बीमीय सूत्र लिख दो। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर का बीमीय सूत्र लिख दो। और यहाँ पे कूलम है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, कूलम का 80 होता है, और स्क्वायर है तो इन दोनों के स्क्वायर कर लो। अब कहोगे सर ऊपर लेके जाते हैं, तो m के पावर 1 होगा, यहाँ पे l के पावर 3 होगा, देखो ये गो यहाँ पे या 2 गो यहाँ पे, 3 गो हो गया। अच्छा, यहाँ पे t 2 गो ऊपर जाएगा, यहाँ पे पावर 2 है तो 2 गो ऊपर जाएगा, 2 गो माइनस के पहले से है, 2 गो और जाएगा तो माइनस के 4 होगा। यहाँ पे देखो इसका पावर 2 है तो ऊपर लेके जाएगा तो माइनस के 2 लेके जाएगा। यहाँ पे ये उत्तर आपका सही है, यहाँ पे ये उत्तर इसका क्या है, सही है। क्लियर है, क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं। आगे में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, करा किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैधुता ER का मान क्या होता है। तो अपेक्षिक परावैधुता में देखो आपको बताया गया था, परावैधुतांक आप पहले समझ लो, परावैधुतांक क्या होता है ये बातें समझ लो। परावैधुतांक जो होता है ये कहता है, क्या कहता है सुनो भाई, ये कहता है कि निर्वात में विद्युत बल बटा उस माध्यम में विद्युत बल के अनुपात होता है सर। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू रखते हो तो ये कहते हो कहाँ पे, इसका ये परावैधुतांक को, यदि अपेक्षिक परावैधुतांक आप कहो, ये अपेक्षिक परावैधुतांक, इसी को कहो अपेक्षिक परावैधुतांक, तो कोई गलत नहीं होगा, रिलेटिव। तो आप कहोगे कि यहाँ पे सर हम जो ये बातें लिखेंगे तो ये कैसे आएगा, इसको आ जाएगा कि कहोगे एप्सिलॉन बट्टा में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जब ये करोगे तो ये उल्टा होता है, यहाँ पे निर्वात वाला बल ऊपर रहता है, माध्यम वाला बल नीचे रहता है। यहाँ पे माध्यम वाला परावैधुतांक ऊपर रहता है, निर्वात वाला नीचे रहता है। यहाँ पे एप्सिलॉन R बराबर मेरे पास फार्मूला होगा, या तो एप्सिलॉन करो या तो एप्सिलॉन M करो, ये माध्यम का परावैधुतांक होता है, आई बाटा में एप्सिलॉन नॉट करो। तो यहाँ पे एप्सिलॉन R का जो वैल्यू आएगा आप देख लो क्या आ रहा है, एप्सिलॉन R का मान जो आ रहा है, तो यहाँ पे दिया है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। अब सुनो, एप्सिलॉन R का जो मान पूछेगा, इसका मान हवा या निर्वात के लिए, हवा या निर्वात के लिए 1 होता है। अच्छा, जल के लिए 80 होता है, जल के लिए क्या होता है 80 होता है, और इसी का मान कहेगा माने धातु के लिए अनंत होता है। तो ये भी बात आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ ले, आगे बढ़ लें। अच्छा, एक बच्चे का कमेंट अभी आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं कि क्या सर आप कहाँ पढ़ाते हैं। अरे भाई देखो, मेरा ऑफलाइन क्लास रोहतास में चलता है, सासाराम में, तो वहाँ पे हम पढ़ाते हैं, ऑफलाइन मेरा बैच चलता है। ठीक है, और संकल्प बैच जो 11th क्लास के लिए चलता है, प्रतिज्ञा बैच +2 के लिए चलता है। आप उससे जुड़ना चाहते हो तो आप आराम से आप वहाँ पे इंक्वायरी डाल सकते हो, आप जुड़ सकते हो। ठीक है, अब सभी बच्चों को मैं ये बता देता हूँ कि ये बैच चलता है ऑनलाइन बच्चे चलते हैं, और ऑनलाइन
अभी नया नया सेटअप है, तो ऑनलाइन अभी पूरा बढ़िया से नहीं चल रहा है, प्रॉपर केवल फिजिक्स चलता है, ठीक है। और बाकी जैसे आपका प्यार, आपका देखेंगे कितना सपोर्ट बनता है, कितना प्यार बनता है, उसी के हिसाब से आगे हम प्लान करेंगे, टीचर हायर करेंगे, कैसा टीचर लेके आएंगे। तो जैसा आपका फीडबैक रहेगा बच्चा, उसी प्रकार से हम टीचर हायर करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आप कमेंट करने के बजाय आप ना माने फोकस कर लो कि कंसेप्ट आपका कैसे निकल के आता है, आप वहां पे फोकस करिए। कमेंट आपको देखो बच्चे, मैं कमेंट क्या करता हूं कि कमेंट देखना ना ज़्यादा पसंद नहीं करता, कमेंट मैं आपका नहीं पढ़ता हूं। तो कमेंट नहीं पढ़ता हूं तो इस बात से आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, कमेंट पढ़ के आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आप कंसेप्ट पढ़ लो। टाइम सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो टाइम इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप पढ़ाई करोगे अच्छे से, ठीक है। कह रहा कि पानी का परावैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, यानी कि एप्सिलॉन आर का मान कह रहा है पानी के लिए कितना होता है। एप्सिलॉन आर का मान जो होगा पानी के लिए 80 होगा, या तो 81 होगा, कबो कबो 81 देता है, ठीक है। अब समझना, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 या 81 होता है, लेकिन हमारे पास 80 ऑप्शन दिया, तो 80 हम यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। यदि ये हवा के लिए बोलता, हवा का कितना होता सर, ये हवा के लिए बोलता, क्या बोलता है मेरे भाई, ये हवा के लिए बोलता तो 1 मार देता। यदि ये चालक के लिए बोलता, चालक के लिए या धातु के लिए बोलता, चालक बोलता या धातु के लिए बोलता, तो इसको हम अनंत मार देता, ठीक है, इसको अनंत मार देते। तो ये भी आपको याद रखना होगा, ठीक है सभी बच्चों को, ठीक है। अच्छा, सब बच्चे जुड़े हैं लाइव में, जिस प्रकार से आप जुड़े हैं ना, उस प्रकार से थोड़ा सा सपोर्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। आप सपोर्ट बनाते हैं तभी भाई को अच्छा लगेगा, और आपके माने आपके जो हौसला देने का, आपके द्वारा जो बनाया जाएगा हौसला, वो मुझे एनर्जी का काम करेगा, और उसी एनर्जी से मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तो क्या होता है ना कि अकेला आपको लाइव में अकेला रहना पड़ता है, सामने में बच्चे का फीडबैक अच्छा आता है तो अच्छा लगता है, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा कि हवा के लिए मान कितना होगा। तो हवा के लिए अभी मैंने बताया कि हवा के लिए अपेक्षित परावैद्युतांक का मान 1 होता है, ठीक है, यह भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट जो है इसका मात्रक क्या होगा। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक मैं बच्चों बताना चाहूंगा आपको कि आप ये जानते हो कि यहाँ पे ऐसे होता है, एफ बराबर फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अब बट्टा में आर स्क्वायर होता है, ये एफ बराबर फॉर्मूला होता है। एफ बराबर इसी फॉर्मूला का आप लिखते हो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 अब बट्टा में आर स्क्वायर लिखते हो। अब मैं कहता हूँ यहाँ से लिख दो, तो ये वाला आर स्क्वायर इधर है भागा में, तो इधर गुना में हो जाएगा, कहो हाँ सर हो जाएगा। यहाँ पे होगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट, कोई दिक्कत है। ये Q1 Q2 जो इधर गुना में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, कहोगे हाँ सर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये Q1 Q2 इधर आ जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कि इसको पलट दो, इसको पलटोगे Q1 Q2 को ऊपर कर दो, तो कहोगे एफ आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। जब इस साइड पलट दिया तो इस साइड भी पलटोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ, ये आंकिक मान है, ये कुछ नहीं देगा, ना मात्रक देगा ना ही बीमा देगा। तब हम निकालेंगे यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो आप कहोगे कि सर आवेश 2 गो है, तो यहाँ पे आवेश के मात्रक होगा 2 गो ऊपर में। यहाँ पे बल है तो कहोगे सर न्यूटन होगा, यहाँ पे दूरी है तो कहोगे मीटर स्क्वायर होगा। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक आएगा कूलम्ब, एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आएगा। कितने बच्चों को क्लियर है बताओ, सभी बच्चों को क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहोगे दिया नहीं है सर, यहाँ पे नहीं दिया तो फैराड प्रति मीटर मार लोगे, फैराड प्रति मीटर होगा एप्सिलॉन नॉट का, फैराड प्रति मीटर भी होता है एप्सिलॉन नॉट का मान, ठीक है। फैराड प्रति मीटर आप इसको मार दोगे यहाँ पे। अच्छा, मीटर पर फैराड किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का होता है, मीटर पर फैराड विद्युत क्षेत्र का होता है, फैराड पर मीटर यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फैराड पर मीटर यहाँ पे होगा, या इसी को कहोगे, अब कहेगा कि 1 फैराड प्रति मीटर बराबर किसको होगा, तो 1 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा, 1 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया, आगे बढ़ लेते हैं। निर्वात में करा कि आकाश का परावैद्युतांक कितना होता है। निर्वात में करा कि एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये होता है 8.85 गुना 10 के पावर -12। इसको आप क्या कर सकते हो, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो 8.85 गुना 10 के पावर -12 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति, सॉरी यहाँ पे बोलोगे फैराड प्रति
मीटर, फैराड प्रति मीटर भी बोल सकते हो। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मान आता है, ठीक है, क्लियर है, ये एप्सिलॉन नॉट का मान आता है आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8.85 गुना 10 के पावर -12, ये फैराड मीटर में है, फैराड प्रति मीटर में है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर करना होगा। सभी बच्चों को या आ गया, क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। अब देख लो जरा इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश क्या होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश ज्ञात करोगे तब विशिष्ट आवेश के मतलब क्या होता है, सुनो। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, ये मान एक बच्चे का डाउट भी था। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश से आप क्या समझते हो, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश से क्या होता है, यहाँ पे ये होता है विशिष्ट जब भी आवेश लगता है तो उसका होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अब बट्टा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, बट्टा में होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, क्लियर है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और यहाँ पे कहोगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो कहोगे 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg होता है। अब यहाँ पे ये बच्चे समझना ये है कि आप इसको मने करोगे तो 16 बट्टा में 91 होगा, कहो हाँ सर होगा। अब ऊपर में 10 के पावर -19 है और ऊपर में ये जाएगा तो 10 के पावर कितना होगा, +31 होगा। अब क्लियर कर लो, मैं कह रहा हूँ कि 16 बटा 91 कर लो, 16 बटा 91 गुना 10 के पावर 19, तो यहाँ पे कहोगे 10 के पावर 12 होगा सर, क्लियर है। अच्छा इसको दे दो 160, यहाँ से एगो जीरो इसको दे दो तो कहोगे 10 के पावर 11 बचेगा सर, ये 12 गो था एगो दे दिया तो 10 के पावर 11 बचेगा। और इसमें 91 से भाग कर लो, जब 91 से मेरे भाई इसको भाग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, आपके पास जब 91 से भाग करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसको भाग करके देख लो। 91 से भाग करोगे तो एक बार में आएगा, एक बार में कटेगा, क्लियर है, एक बार में कटेगा। 9 दूनी 18 होता है, 180 रहता तो 2 बार में कटता, तो 91 से एक बार में कटा। 60 है तो आप बताओ यहाँ पे 9 बचा, 69 हो गया, यानी कि 690 आएगा। अब 690 आएगा तो कितने बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे सुनो 1.8 बार में कटेगा आई थिंक। आप कर लो ना, एक बार 8 बार, यहाँ पे 160 में आप करोगे 91 से भाग, तो एक करोगे, एक बार में करोगे 91 जाएगा, यहाँ पे 9 और 69 बचेगा, फिर पॉइंट डालोगे 90 होगा, पॉइंट जब डालोगे तो 8 से इसमें गुना करा लो। यदि 8 बार में लेके जाते हो तो 8 यहाँ पे लिखोगे और 9 8 72, ये ज़्यादा हो जाएगा, 8 नहीं होगा। आप इसमें 7 बार में लेके जाओगे, 7 बार, और 7 बार में जाओगे तो 7 होगा यहाँ पे, और 9 7 63 है, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे तो कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा सर, ये 8 में से ये 5 जाएगा और ये आपका मने कितना हो जाएगा, कट जाएगा। अब ये 530 हो गया, फिर कितने जाएगा भाई, ये 530 यानी 690, इस प्रकार से जाएगा। यानी कि माने 1 क्या होगा, 7 कुछ करके होगा, यहाँ पे 7 5 करके ऐसे होगा, 7 6 करके, और गुना 10 के पावर 11 आएगा, 10 के पावर 11 आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आ रहा है कि 1.7 कुछ कुछ यहाँ पे डॉट करके गुना 10 के पावर कितना है, 11 है, 10 के पावर प्लस के 11 है, और ये बात आ रहा है 1.7, ये लगभग 1.8 के बराबर होगा, 10 के पावर 11। और आपको देखो यहाँ पे 1.8 गुना 10 के पावर 11, ये देखना 1.7 करके आएगा, कुछ यहाँ पे वैल्यू आएगा, उस तरह से आप ये टिक कर लोगे, ठीक है। 1.8 गुना 10 के पावर 11 कर लोगे, ठीक है। क्लियर है सभी को, बताओ जल्दी से। तो ये क्लियर है तो सभी बच्चों थम्स अप ये कर देंगे, कमेंट में सब लोग डाल देंगे कि इस प्रकार से आवेश आपको निकाला जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब आपको यहाँ पे टोटल आवेश का वैल्यू रखोगे तो अलग आ जाएगा, ठीक है। 1 अंक के बाद लिए तो 1 अंक मान के चलो ना, ठीक है। आगे कर लो, करा कि स्थिर विद्युत क्षेत्र एक कैसा बल होता है। तो जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है मेरे भाई, ये संरक्षी बल होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है ये संरक्षी बल है। स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या है, कैसा बल है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र संरक्षी बल है। कैसा बल है, स्थिर विद्युत बल एक संरक्षी बल होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो आवेश को लेके आते हो, आवेश को लेके आते हो, तो आवेश जो होता है ना, जो आवेश पे किया गया कार्य होता है, वो कार्य क्या करता है, आपको आवेश की स्थिति पे निर्भर करता है, न कि आवेश के पथ पर। तो पथ पर निर्भर नहीं करता, उसी को तो संरक्षी बल कहेंगे। तो विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है। तो यहाँ पे ये उत्तर होगा। अगला करें, कूलम के नियम का सदिश रूप लिखो। अब मेरे भाई आपको कूलम के नियम ये बताया गया था कि F बराबर जो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आप कहोगे Q1 और Q2 और बट्टा में क्या होगा, R² होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा यहाँ पे जब वेक्टर लगाओगे तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और यहाँ पे Q2 अब बट्टा में आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे माने यूनिट कैप लगाओगे, वेक्टर लगाओगे। अब यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो एफ वेक्टर बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q1 Q2 अब बट्टा में आर स्क्वायर लिख दो, और इसको क्या लिखोगे, वेक्टर अब बट्टा में मोड ऑफ वेक्टर, यानी कि उसका परिमाण। अब यहाँ पे एफ वेक्टर बराबर मोड में यहाँ पे दिखा दोगे आप चाहोगे तो, मोड से बाहर आता है तो प्लस निकलता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहोगे Q1 और Q2 होगा सर अब बट्टा में आर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये आर वेक्टर इंटू के यहाँ पे बट्टा में आर कर लो। अब ये क्या हो जाता है, फाइनली हमारे पास जो रिलेशन बन जाता है मेरे भाई, आप कहोगे कि एफ वेक्टर बराबर बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 अब बट्टा में ये देखो 3 गो आर क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 2 गो और ये 1 गो 3 गो हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर वेक्टर होगा। अब यही वाला चीजें आप देख लो कि आपको कहाँ मिलने वाला है, ये वाला फार्मूला देखो कौन सी इक्वेशन में आपको मिलने वाला है। तो ये इक्वेशन आप देखोगे मेरे भाई, तो ये इक्वेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, आर क्यू और वेक्टर भी है, तो यहाँ पे ये वाला उत्तर हो जाएगा। तो ये उत्तर आपका सही है, जब दो आवेश हवा या निर्वात में रहेगा तब ये वाला फार्मूला आपका हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ लें। तो आगे बढ़ने से पहले क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, आप सब भी पानी पी लीजिए, थोड़ा सा पानी पी के फिर मैं करता हूँ पूरे जोश और जुनून के साथ ये क्वेश्चन आपको सब खत्म करवा के आज रहेंगे। 19 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं और ये 70 क्वेश्चन के आसपास है। ठीक है, अब देखिए, अब बात मैं कह रहा हूं भाई, अब क्वेश्चन जो अगला है अपने पास, ये कह रहा दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बलों का अनुपात क्या होता है। यहाँ पे कंसेप्ट समझना, दो बलों के बीच में विद्युत बल और गुरुत्वीय बल, तो हम यहाँ पे एक टेबल बना देता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि गुरुत्वीय बल होगा, सॉरी ये विद्युत बल हो गया, ये विद्युत बल हो गया, यानी कि एफ इलेक्ट्रिक, आप ऐसे कर लो ना, यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से कर देता हूँ, और आपको सारा कंसेप्ट को क्या करता हूँ, बढ़िया से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, एक साइड में मैं कह देता हूँ कि विद्युत बल होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, और यहाँ पे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, एफ जी होगा। अब बात मैं ये करता हूँ कि इसका जो फार्मूला होता है ये के Q1 Q2 बटा में आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे जो फार्मूला होता है ये क्या होता है, कि M1 M2 बटा में आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला होता है। अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगाओगे तो अलग आएगा, दो प्रोटॉन के बीच में लगाओगे तो अलग आएगा, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन के बीच में लगाओगे तो अलग आएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक कहता हूँ कि जब हमारा विद्युत बल जो होगा, विद्युत बल, तो ये विद्युत बल जो भी होता है हमारा फार्मूला यहाँ पे, यदि आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ध्यान सुनना, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में पूछेगा, यानी कि यहाँ पे रहेगा दो इलेक्ट्रॉन के बीच में कहेगा, तो यहाँ पे जो होगा माने जो बल होगा गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर में और विद्युत बल नीचे में होगा, तो ये 10 के पावर माइनस के 42 होगा। ध्यान सुनना, यदि हम करें कि दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में विद्युत बल, यानी विद्युत बल अब बाटा में गुरुत्वाकर्षण बल पूछा है, तो ये 10 के पावर प्लस के 42 होगा। क्लियर है, अब यदि नॉर्मली पूछा जाता है तो ये करोगे, तो यहाँ पे 10 के पावर 42 इसका राइट आंसर होगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि एगो प्रोटॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन के बीच में पूछेगा, तो एफ जी अब बट्टा में एफ ही पूछे, तब देखो हमेशा जी ऊपर रहेगा तो निगेटिव आएगा, तो ये आएगा 10 के पावर माइनस के 39। ठीक है, अब बात करता हूँ, अब मैं बात कर लेता हूँ अगले पॉइंट पे। अगला पहलू ये है कि यदि दोनों कहेगा प्रोटॉन और प्रोटॉन है, दोनों प्रोटॉन है, इसमें कहेगा एफ जी या बट्टा में एफ ई, तो ये कहोगे कि सर ये 10 के पावर माइनस के 36 होगा। अब ध्यान से देखोगे, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, ये बात आप जानते ही नहीं हो कि माइनस कब होगा प्लस कब होगा। जब जी वाला ऊपर रहेगा, गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर रहेगा, तो मान हमेशा निगेटिव होगा, और जब ई ऊपर होगा, विद्युत बल ऊपर होगा, बट्टा में कहेगा गुरुत्वाकर्षण बल, तो प्लस के होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर ये वाला होगा।
यहाँ पे करा दो आवेशों के बीच विद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल के मान निकालना है, तो ये होगा आवेश। इलेक्ट्रॉन पे आवेश के मूल आवेश कहा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लिया गया है। प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लो। आगे करा कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को नियंत्रित करने के लिए कूलम के नियम लगता है। कौन से बल लगता है, कौन से नियम लगता है? कूलम के नियम लगता है मेरे भाई। दो आवेशों के बीच में जो बल लगता है वो कूलम के नियम लगता है, कूलम के नियम के अनुसार लगता है जो बल लगता है। क्लियर है? आगे जो क्वेश्चन अपने पास है, कहा कि पारावैद्युतांक माने पारावैद्युतांक यानी कि यहाँ पे निर्वात है, निर्वात की पारावैद्युता यानी कि पारावैद्युतांक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस में जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक जो होता है, सुनो, एप्सिलॉन नॉट का जो एसआई मात्रक होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आगे में जो कह रहा है कि विद्युत निकाय का कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, ये आवेश के संरक्षण के नियम कहता है। ये कौन कहता है मेरे भाई? आवेश के संरक्षण का नियम कहता है, ये वाला बात है। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण के नियम मेरे भाई ये कहता है कि आवेश न कबो बनता है और न कबो नष्ट होता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे स्थानांतरित होता है। ये बात बोलता है आवेश संरक्षण के नियम। ठीक है, यहाँ पे आवेश की योजना के नियम क्या होता है ये भी बता देता हूँ कि ये कहता है कि कोई निकाय है, ये निकाय है और इसके दो बिंदु पर कोई आवेश है, तीन बिंदु पे कुल आवेश है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे माइनस के Q2 है, यहाँ पे Q3 है, यहाँ पे Q4 है। तो आप कहोगे यहाँ पे कुल आवेश जो होगा ये समेशन ऑफ Q जो होगा ये सभी को जोड़ोगे, यानी कि Q1 प्लस Q2 अब प्लस Q3 और यहाँ पे प्लस Q4 करोगे। जो माइनस है माइनस कर दोगे, जो प्लस है प्लस कर दोगे। तो यहाँ पे जो टोटल आप सम आता है तो साधारण बीजगणितीय योग के बराबर होता है। ये प्लस आप मान के चलो ऐसा कि चारों प्लस है। तो ये आवेश की योजना का सिद्धांत है। आवेश के क्वांटमीकरण के सिद्धांत से मैंने आपको बताया कि Q बराबर होता है प्लस माइनस के ए नहीं, प्लस माइनस के ए नहीं होता है और ये इनमें से कोई नहीं होता। तीन गो आपको ये सिद्धांत आप जान गए कि ये क्या है, आवेश के गुण होते हैं तीनों। आवेश संरक्षित रहता है, आवेश क्वांटमीकरण के सिद्धांत के पालन करता है और आवेश योजना के सिद्धांत का पालन करता है। तो ये तीन गो आवेश के गुण होता है। तो ये आपको पता चल गया होगा। अब आगे बच्चे करते हैं कि दो आवेशों के बीच दूरी दुगनी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा। सुनो, दो आवेश है, दूरी दुगनी कर दो। तो यहाँ पे कहोगे कि दो आवेश है सर, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे Q2 है, यहाँ पे दूरी R है। अब कह रहा है कि इस दूरी को डबल कर दो, यानी कि अब कह रहा है ना कि यहाँ पे आवेश को उतना ही रहने दो Q1 Q2 और दूरी को कह रहा है कि 2R कर दो। अब बात मैं करता हूँ भैया कि ये वाला हमारा पुराना वाला बल है, तो F बराबर होता है K Q1 और Q2 बटा में R स्क्वायर होता है। अब हम यहाँ पे कहेंगे नयका बल यानी F डैश बराबर, तो ये भी होगा K Q1 Q2, आवेश नहीं चेंज हो रहा है, दूरी चेंज हो रहा है, यानी कि 2R के स्क्वायर हो जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे जब करोगे 2R के स्क्वायर होगा तो आप देखोगे यहाँ पे 2 के स्क्वायर करोगे तो एक बटा में यहाँ पे क्या आ जाएगा R, 2R दुगना कर रहे हो तो एक बटा में यहाँ पे R आ जाएगा, एक बटा में 4 आएगा, 2 के स्क्वायर करोगे 4 होगा। अब यहाँ पे K Q1 Q2 अब बटा में क्या आ जाएगा R स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे ये आएगा। अब यहाँ पे F डैश हुआ, F डैश बराबर इतना आया है, F डैश बराबर इतना। अब F डैश आया है जो ये देखो 1/4 गुना पुरानका वाला F क्या आया है, तो आप कहोगे चौथाई हो जाएगा सर। यहाँ पे क्या करोगे चौथाई हो जाएगा, यानी कि D आपका राइट आंसर होगा। अब सुनना, एक बात ये कह रहा हूँ, यदि दूरी है हमारा, बल जो होता है दूरी के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। बल जो होता है दूरी के व्युत्क्रम होता है, यानी कि इन व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के वर्ग के। तो यदि दूरी को दुगना करोगे, अब ध्यान सुनो इसको शॉर्ट में कैसे निपटाएंगे। दूरी को दुगना कह रहे हो तो दूरी दुगना के व्युत्क्रम क्या होगा 1/2 और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4 होगा कि नहीं होगा। तो 1/4 आप आंसर यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पे चौथाई, 1/4 के मतलब क्या कहोगे चौथाई है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, कितने बच्चों को ये बात समझ आ गया कमेंट में जल्दी बताओ मुझे, ये कितने बच्चों को समझ आ गया है कमेंट में बताओ। अच्छा, विशाल नाम के एक लड़का बोल रहा है कि सर ये वाला कौन करेंगे, शॉर्ट में करेंगे कि लॉन्ग में करेंगे। अरे भाई सुनो, देखो आपको मैं तो ये तो ट्रिक बताया, मैं तो ये ट्रिक बताया कि जो बल लगता है दो आवेशों के बीच वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है? अब ये बात कह रहा है कि आपको डिटेल्स में बनाना है तो ये कर लो। जब दो आवेशों के बीच की दूरी R है तो बल इतना लगेगा, इतना बल आएगा।
अब जब दो आवेशों के बीच की दूरी 2r है तब बल आपका इतना आएगा। तो ये वाला जो है पुरानका वाला बल है, वहां पे मैंने रख दिया तो 1/4 आ गया। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बल होता है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दूरी दुगना करोगे तो दुगना के व्युत्क्रम 1/2 होता है, और उसका वर्ग यहाँ पे है तो वर्ग करोगे तो 1/2 के वर्ग 1/4 होता है। इसका मतलब कि बल कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे कि बल हो जाएगा सर 1/4 गुना। बल कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। क्लियर हो गया? हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना। आगे बढ़ लो। कह रहा कि 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान दो आवेश जिनका प्रत्येक का मान 1 कूलम्ब है, दोनों आवेशों के बीच वायु में बल कितना होगा। सुनो, कह रहा कि Q1 का मान भी 1 कूलम्ब है और Q2 का मान भी 1 कूलम्ब है। ये बोला है दो आवेशों मान दो आवेश है, 1 कूलम्ब और 1 कूलम्ब के दो आवेश है। अच्छा कह रहा 1 मीटर की दूरी पर रखा गया, R बराबर कितना है, 1 मीटर है। अब कह रहा है F का मान बताओ, तो F बराबर होता है K Q1 Q2 अब बटा में R²। आप K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9, और ये आवेश का मान दिया 1 गुना 1, दूरी का मान दिया 1 के स्क्वायर। 1 करोगे तो 1 के स्क्वायर, तो ये कट के कितना आ जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन आ जाएगा। यानी F का मान जो आ जाएगा 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 गुना 10 के पावर 9, 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन, ये वाला उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। सब लोग दबा के इस सेशन को ना दबा के इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। कह रहा विद्युत आवेश के क्वांटम ईएसयू क्या होता है। अब कह रहा है ना कि जो इलेक्ट्रॉन पे देखो, जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ई पर, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ये कूलम का होता है। 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम आवेश होता है। लेकिन ये क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन का ईएसयू बताना है, ईएसयू में कितना होगा इलेक्ट्रॉन पे आवेश। ये क्या पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होगा ये ईएसयू में कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है, माइनस लगाओगे मैग्नीट्यूड में तो माइनस कोई दिक्कत नहीं है, लगा भी सकते हो। अब मैं ईएसयू में कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे लिख दो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम होगा। कूलम को हटा दो, 1 कूलम कर लो। अच्छा यहाँ पे कर लो 1.6 गुना 10 के पावर माइनस के 19, और 1 कूलम के जगह पे लिखोगे 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब देखो ESU में आ गया। अब क्या करो, गुना करा लो, 16×3 = 48 होगा, 4.8 आ जाएगा। गुना देखो 10 के पावर 19 में 9 जोड़ोगे तो 10 के पावर कितना आ जाएगा, 10 के पावर 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे कह रहा कि ESU कितना होता है, ये क्वांटम ESI मात्रक में ये माने 4.8 गुना 10 के पावर 11 होता है, 4.8। तो यहाँ से आप 4.8 नहीं करते हो, यानी यहाँ पे 4.8 नहीं करते हो, कुछ और आता है 4.78 आता है। तो वही बात है, देखो अप्रॉक्स में कितना वैल्यू है, ये वाला वैल्यू आया है, तो यही वाला आपका उत्तर होगा अप्रॉक्स में। अब समझो कैसे आता है कि यहाँ पे हम जो बातें लिखे 3 लिख दिए, लेकिन एक कितना होता है 2.99 होता है। जब 2.99 रखोगे तो यहाँ पे 4.78 आएगा। क्लियर है क्या, बताओ जल्दी से। तो अप्रॉक्स वैल्यू लिए हो तो अप्रॉक्स में करना है। क्लियर है? अप्रॉक्स में लिए हो तो अप्रॉक्स में करना है। तो ये बात आपको सभी को क्लियर हो गया क्या? हो गया ना, सबको क्लियर हो गया? बताओ मेरे भाई, सभी को आ गया? अच्छा, एक बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल पूछा गया है, आपको टैग भी देखा गया है कि सर पूछा गया, आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे 2010 में पूछा गया है, तो ये 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, एक लड़की बोल रही है कि सर ये ना क्वेश्चन बैंक में, अच्छा क्वेश्चन बैंक में क्या लिखा हो, बढ़िया क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या बोल रहे हो क्वेश्चन बैंक में? अच्छा, क्वेश्चन बैंक में आया हुआ था, बना रहे थे, नहीं समझ आ रहा था। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा। मेन बात देखो क्या होता है बच्चे, दिक्कत होता है यहाँ पे कि क्वेश्चन का भाषा नहीं समझ पाते हो, और जब क्वेश्चन के भाषा नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन के जब भाषा समझ नहीं आएगा तो आपको कहाँ से वो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये तो बोला है ना, क्वेश्चन पढ़ो ना एक बार। विद्युत आवेश का क्वांटम ESV मात्रक बोल रहा है, और विद्युत आवेश का क्वांटम मतलब कि मूल आवेश का कह रहा है कि ESV में बता दो। क्वांटम में क्या होता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन में बच्चे आप देखते थे कि वहाँ पे मूल आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को लिया जाता था। तो ये क्वांटम ESV कह रहा है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पे मूल आवेश होता है उसको ESV में पूछा है, उसी को ESV में पूछा है जो आपके पास आंसर है। तो बहुत बच्चे को ये क्वेश्चन डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा। ये आप ही का डाउट नहीं है, ये और सारा बच्चे का भी डाउट होगा। यानी क्वांटम के मतलब मूल आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश हो गया, उसी को ESV में पूछा है आपसे। तो ये क्वेश्चन का जवाब आपको यही होगा। क्लियर है सभी बच्चे को? बताओ जल्दी से बताओ। और इस वीडियो को ना दबा के भैया आपको शेयर करना है और सभी के पास ये पहुंचा दो। ये वीडियो को रिवीजन कर लेना, बहुत अच्छा से पढ़ लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अच्छा, अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कूलम बल कैसा बल है? कूलम बल कह रहा कि कैसा बल है? कूलम बल को विद्युत बल भी कहते हैं और कूलम बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं, यानी कि ये ए और बी दोनों उत्तर होगा। यानी कि कूलम बल केंद्रीय बल भी है और कूलम बल को विद्युत बल भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखो आगे क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में कौन सा बंध सही है? तो ई का फॉर्मूला होता है ई बराबर एफ बटा में क्यू होता है। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ई वेक्टर बराबर कहोगे एफ वेक्टर अब बटा में क्यू होता है। एफ वेक्टर अब बटा में क्यू होता है। ये वाला बातें आपको क्लियर करना है, ये वाला बातें आपको क्लियर करना है, ठीक है। ये बातें क्लियर करना है, हो गया। अब सुनो, जब ये बातें क्लियर हो गया, निम्नलिखित में कौन सा बंध सही है 2011 मान 21 में या 2021 में? ठीक है, 21 के ए में पूछा है, 2 बार पूछा है क्वेश्चन इसको। अब सुनो, अब देखो कह रहा कि विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक बताना है। विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण को पी द्वारा सूचित करते हो, और ये विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि जब दो समान और विपरीत आवेश को, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत आवेश को एक दूसरे से अल्प दूरी पे रख दोगे, यानी कि 12 दूरी पे रख दोगे, तो यहाँ पे जो 12 दूरी होगा ना भाई, इसी 12 दूरी को आप क्या कहोगे? यह स्मॉल दूरी है। और इससे जो बना निकाय होगा, ये जो निकाय बन गया ना, ये विद्युत द्विध्रुव ध्रुव बन गया। और विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण का जो पी द्वारा सूचित करते हो, तो पी बराबर होता है दोनों में से कोई एगो आवेश और बीच की दूरी ले लो, दोनों में से एगो आवेश और उसके बीच की दूरी को विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण कहेंगे। अब सुनो, आवेश को किस में मापोगे? कूलम में। और ये लंबाई है तो किस में मापोगे? मीटर में। ये कूलम मीटर इसका राइट आंसर होगा। इसको सेंटीमीटर से कंफ्यूज मत करना। सेंटीमीटर को आप यहाँ पे डॉट से लिखते हो, सेंटीमीटर आता है तो ऐसे लिखते हो, लेकिन यहाँ पे डॉट दे देना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे कूलम मीटर होगा, यानी कूलम मीटर आपका राइट आंसर होगा। कूलम मीटर आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे कर लेते हैं। आगे क्वेश्चन है करा कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर किसके होगा? तो देखो, आवेश घनत्व जो होता है मेरे भाई, आवेश घनत्व 3 प्रकार के होता है। कितने होता है? आवेश घनत्व 3 प्रकार के होता है। एक घनत्व ये होता है, आवेश घनत्व एगो तो ये होता है, क्या होता है एगो मेरे भाई? आवेश घनत्व एगो होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व, जिसको लेमडा द्वारा सूचित करते हो। आवेश जो होता है एक पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जिसको सिग्मा कहते हो, सिग्मा बोलते हो। अच्छा, एक आवेश घनत्व होता है भैया आयतन आवेश घनत्व होता है, आयतन घनत्व, जिसको रो द्वारा सूचित करते हो, रो द्वारा सूचित करते हो। अब बताओ, यहाँ पे रेखीय कहेगा ना तो कुल आवेश बटा रेखा की लंबाई, पृष्ठीय कहेगा ना तो कहोगे कुल आवेश बटा वो पृष्ठ का क्षेत्रफल, और आयतन कहेगा ना आयतन आवेश घनत्व तो कहोगे कुल आवेश बटा उससे उसका आयतन। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब कहोगे सर यहाँ पे यदि वृत्त पे करेगा तो क्यू बाटा में पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यदि आपको गोला पे कहेगा तो क्यू बाटा में 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कहेगा आयतन पे तो यहाँ पे क्यू बाटा में 4 बटा में 3 पाई आर क्यू आ जाएगा, पाई आर क्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आयतन मैंने कर दिया, यहाँ पे गोला के आयतन है 4 बटा में 3 पाई आर क्यू, यहाँ पे पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला के पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और यहाँ पे कह रहा कि वृत्ताकार पे आवेश समान रूप से वितरित है, तो वहाँ पे लंबाई और दूरी ये जो बातें होता है ये पाई आर स्क्वायर पे होता है। अब बात यहाँ पे क्या पूछा है, किसके बराबर होगा? तो कुल आवेश बट्टा में कुल आयतन। तो ये कहोगे सर ये रो का मान है, रो का मान के मतलब कि आयतन आवेश घनत्व है, ठीक है। कुल आवेश गुना आयतन, ये गलत है। कुल आवेश कुल आवेश गुना कुल क्षेत्रफल, यह पृष्ठ आवेश घनत्व कहा है, तो कुल आवेश भागा कुल लंबाई हो गई। यहाँ पे कुल लंबाई यहाँ पे छूट गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। आपको यहाँ पे बी आपका सही उत्तर होगा, कुल आवेश बट्टा में लंबाई, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व, सॉरी पृष्ठ आवेश घनत्व बोला ना है, कुल आवेश बट्टा में पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यहाँ पे कुल आवेश बट्टा में पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, यह गुना में नहीं होगा, यह भागा में होगा। कुल आवेश बट्टा में पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि आपको पृष्ठीय सिग्मा पूछा है, सिग्मा कुल आवेश बट्टा में क्षेत्रफल होगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ जाओ। कर अब विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान क्या होगा? यानी कि देखो विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है एफ बट्टा में क्यू, तो यहाँ से एफ बराबर निकालोगे तो कहोगे ई इंटू के क्यू होगा। सर बिल्कुल सही बात है सर। अच्छा, ई इंटू क्यू, आपको राइट आंसर क्या होगा? क्यू इंटू के ई होगा। ओके, आगे करें, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? अब देखो वोल्ट प्रति मीटर कहाँ से आता है? एक रिलेशन आपने जानता होगा विद्युत विभव में, यानी ई बराबर होता है डीवी ओपन में डी आर, डीवी ओपन में डी आर, इसी को विभव प्रवणता कहते हैं। तो हम विभव को मापेंगे वोल्ट में, विभव को किस में मापोगे? वोल्ट में।
यहाँ पे वोल्ट माप दिया और दूरी है तो इसको मापोगे मीटर में, तो वोल्ट प्रति मीटर किसका ऐसा ही मात्रक आ गया, ई का। ई को क्या बोलते हो मेरे भाई, कहोगे ई को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं सर। ई को क्या बोलोगे, ई को विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और विद्युत क्षेत्र को वोल्ट प्रति मीटर में बोल दोगे, विद्युत क्षेत्र को वोल्ट प्रति मीटर में आप बोल दोगे। क्लियर है, बताओ। तो किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो ये विद्युत क्षेत्र के होता है, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्लियर है, वोल्ट प्रति मीटर किसका होता है, विद्युत क्षेत्र का वोल्ट प्रति मीटर होता है। क्लियर है, बताओ। अच्छा, इसमें से जो भी डाउट आपको होता होगा बच्चे ना, कोई भी डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। आप ना कमेंट में आप पूछ सकते हो सकता है मिस्टेक होता है, माने ह्यूमन एरर तो हमेशा होता है। मैं देखता हूँ कि जो 25 साल 30 साल से लोग पढ़ाते हैं, जो सर पढ़ाते हैं, जो मतलब हम लोग के भी टीचर रह चुके हैं, उन सब से भी मिस्टेक हो जाता है। तो बाई चांस कहीं लिखने में, पढ़ने में कहीं भी मिस्टेक होता है तो उसको अवॉइड करना है। आपको जानना है, आप समझदार बच्चे हो तो आपको खाली पढ़ना है कि सेंस क्या कहता है, वो बातें समझना है, ठीक है। अब बात यहाँ पे करें कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक जो होगा मेरे भाई, आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा द्वारा कहते हो। यहाँ पे कुल आवेश बटा में क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो कुल आवेश बटा में क्षेत्रफल, तो कुल आवेश को क्या कहोगे, कूलम, और क्षेत्रफल को क्या कहोगे, मीटर स्क्वायर, यानी कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आप बोल दोगे, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर बोलोगे। तो अब देखो यहाँ पे कूलम प्रति मीटर स्क्वायर आपका पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्लियर है। अब सुनो, कह कि बल आघूर्ण न पी क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र ई में तीव्रता वाले, माने ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा। तो टाउ बराबर मेरे भाई होता है पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पी ई साइन थीटा होता है। और यहाँ पे पी साइन थीटा होता है, तो टाउ वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, टाउ वेक्टर बराबर हो जाएगा पी वेक्टर अक्रॉस के ई वेक्टर होता है, पी वेक्टर अक्रॉस के ई वेक्टर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, पी वेक्टर अक्रॉस के ई वेक्टर होगा। क्लियर है, क्लियर है, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। करा कि एक विद्युत द्विध्रुव है, दो विपरीत आवेश से बना है, जिसपे परिमाण इतना इतना कूलम का है। कह रहा है कि इसके बीच की दूरी इतना मीटर है। तो अब देखो क्या कहना है, कह रहा कि दो आवेश दिया है जो इतना इतना का, एगो प्लस का एगो माइनस का। तो यानी कि आपको डाइपोल बना लेना। तो एगो डाइपोल दिया है, यहाँ पे प्लस के दिया है, माने यहाँ पे 3.2 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम है, और यहाँ पे माइनस के दिया है 3.2 गुना 10 के पावर माइनस के 19 कूलम, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी कितना है मेरे भाई, इसके बीच की जो दूरी है ना, इसके बीच की जो दूरी है ये दिया है 2.4 गुना 10 के पावर माइनस के 10। अब सुनो, यहाँ पे ये बात मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे ये बातें क्या है, बातें भाई। अब यहाँ पे बात है कि हमारे पास जो वैल्यू आया है पी का निकालना है, पी बराबर निकालना है। तो पी बराबर होता है क्यू इंटू के 12। अच्छा, पी बराबर क्यू इंटू 12। देखो, एक विद्युत द्विध्रुव को दो विपरीत आवेश इतना इतना है, उसके बीच क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना, पी का मान। तो क्यू दोनों के बीच की दूरी है ना, दोनों करक उनके बीच की दूरी, ठीक है, कोई बात नहीं है। मीटर में तो क्यू का मान रख लो 3.2 गुना 10 के पावर कितना होगा, माइनस के 19 कूलम, और दोनों की दूरी क्या है 2.4 गुना 10 के पावर कितना है, माइनस के 10। अब आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देखोगे तो कितना होगा, यानी कि 32 गुना कितना है 24 है, गुना 10 के पावर माइनस के 19 है, 10 के पावर माइनस के 10 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 24 दूनी 48 होता है, 8 हो गया, 4 बचा, 24 थी 72 होगा, यहाँ पे 24 दूनी 48, 24 थी 72 और 4 76, यानी कि 768 होगा। 768 गुना 10 के पावर कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे आप 10 के पावर कहोगे तो माइनस के 19 और 10 29 होगा, 19 और 10 कितना हो जाएगा, 29 होगा। तो इतना आएगा। अब यहाँ पे पॉइंट हम शिफ्ट करते हैं, पॉइंट अब शिफ्ट करता हूँ लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस के जाएगा, तो 7.68 गुना 10 के पावर 2, 2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट किए तो 10 के पावर 2 गुना 10 के पावर माइनस के 29, यानी कि आप कहोगे 7.68 गुना 10 के पावर माइनस के 27 आ जाएगा। और ये किस में आएगा भैया, आप कहोगे ये कूलम मीटर में आएगा सर, कूलम मीटर में आएगा। तो 7.68 गुना 10 के पावर 27 कहीं है, हाँ यहाँ पे है ऑप्शन। तो ये वाला राइट आंसर आपका होगा 27 वाला। क्लियर है, बताओ। तो न्यूमेरिकल इस टाइप के भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। आपको पैनिक होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, पैनिक नहीं होना है बिल्कुल, आप ईमानदारी से आपको इसको करना है।
अब बात करते हैं विद्युत क्षेत्र ई का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर फॉर्मूला देखो क्या होता है, ई बराबर क्या होता है मेरे भाई, कहोगे एफ बटा क्यू होता है। सर बिल्कुल सही बात है, एफ को न्यूटन में मापोगे, आवेश को कूलम में मापोगे, तो आप नहीं कह सकते न्यूटन प्रति कूलम होगा। अतः यहाँ पे न्यूटन प्रति कूलम आप मार दोगे, न्यूटन प्रति कूलम आपका राइट आंसर होगा। अब करा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, ई बराबर होता है एफ बटा में क्यू, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर एफ बटा क्यू होता है। तो यहाँ पे ई बराबर एफ बटा क्यू कर सकते हो, ई बराबर एफ बटा क्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत है बताओ। आवेश का पृष्ठ घनत्व कह रहा है कि सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा में ए होता है, मैंने अभी बताया। तो यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू बटा में ए हो जाएगा, क्लियर है। आगे कह रहा है कि 2 माइक्रो कूलम के दो बराबर एवं विपरीत, यानी कि आपको कह रहा है कि Q1 जो है दो बराबर, यानी Q1 बराबर 2 माइक्रो कूलम, यानी 2 माइक्रो कूलम का मतलब हो गया कितना हो, 2 गुना 10 के पावर माइनस के 6 कूलम, ये दे दिया। अब कह रहा है ना कि इसके बीच की दूरी कितना है, कह रहा है आवेशों के विपरीत आवेश 2 को दिया, Q1 और Q2, यानी Q2 का भी मान दिया है माइनस 2 गुना 2 माइक्रो कूलम, ये भी दिया है। तो हमको तो ये को चाहिए क्योंकि P का मान निकालना है, दोनों के बीच की दूरी निकालना होगा। दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, यानी कि 12 का मान कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को आप लिखोगे तो 3 गुना 10 के पावर माइनस 2 मीटर लिख दोगे, यानी कि 12 का मान आ गया। अब P बराबर क्या होता है, एगो आवेशवाद और दोनों के बीच की दूरी, आवेश कितना है मेरे भाई, कहोगे 2 गुना 10 के पावर माइनस के 6 है, और ये कितना है 3 गुना 10 के पावर माइनस के 2 है, यहाँ पे 12 दे दिया मैंने। अब 3 दूनी के 6 कहोगे, 6 गुना 10 के पावर माइनस के 8 कहोगे, यानी कि P का मान आ जाएगा 6 गुना 10 के पावर माइनस के 8, 6 गुना 10 के पावर माइनस के 8, यानी कूलम मीटर आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है, बताओ सभी को क्लियर है, सभी बच्चों को समझ आ रहा होगा, सबको क्लियर होगा। ये मैंने आपको ना क्या करना है, सुनो, आप ना वीडियो को पॉज नहीं कर सकते क्योंकि लाइव चल रहा है, और लाइव चल रहा है तो आप इसको देखोगे, अब कहोगे सर पानी पी लें, बिल्कुल पी आओ, मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप भी पानी पी लो, अब की बार खत्म ही करेंगे, अब की बार पानी पी के लगेंगे ना तो इसको स्वाहा कर देंगे। 70 क्वेश्चन देखो, ये 70 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो इस चैप्टर का कहीं से भी किसी कॉर्नर से कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपके बोर्ड के एग्जाम में दिक्कत दे सकता है। एगो लड़का बोल रहा है भूख लग गया सर, अरे भाई भूख लग गया खा लो, खाना तुमको भूख लग गया तो खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नींद ना आ रहा है, भूखे ना लगा है तो कोई बात नहीं है, भूखे माने खाना खा लो, ठीक है। अब देखो वहां पे देख सकते हो, अब देखो आगे 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 बढ़े, देखो हम लोग बहुत जल्दी चलने वाले हैं मंजिल पे अपने। करा एक विद्युत द्विध्रुव ध्रुव आघूर्ण P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, इसके बीच कोण का मान कितना होगा, द्विध्रुव स्थिर साम्य अवस्था में होगा। देखिए साम्य अवस्था ना दो प्रकार से होता है, माने एक क्या होता है साम्य अवस्था जो होता है दो प्रकार से होता है। साम्य अवस्था दो प्रकार के, एगो स्थिर होता है और एगो अस्थिर होता है। एक स्थिर साम्य अवस्था होता है, स्थिर साम्य अवस्था, और दूसरा क्या होगा, अस्थिर साम्य अवस्था होगा, अस्थिर साम्य अवस्था होगा, साम्य अवस्था होगा। अब सुनो, जब थीटा बराबर 0 डिग्री रहेगा तो स्थिर साम्य अवस्था में होगा, जब थीटा बराबर 180 डिग्री रहेगा तो अस्थिर साम्य अवस्था होगा, अस्थिर साम्य अवस्था होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, स्थिर साम्य अवस्था पूछा है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री पे होगा, थीटा बराबर कितने 0 पे होगा, 0 डिग्री पे होगा स्थिर साम्य अवस्था। अब ये कैसे होगा, पूरा कंसेप्ट वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा टाउ बराबर P साइन थीटा होता है, तो थीटा जब 0 जो होता है, 0 मान टाउ का मान 0 दो प्रकार से आएगा, 180 में भी 0 आएगा, और लेकिन 180 में भी 0 आएगा और 0 में भी 0 आएगा, साइन 0 का भी मान 0 होता है, 180 का मान भी 0 होता है। तो यहाँ पे इसलिए दो गो साम्य अवस्था होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहोगे, प्रति इकाई आवेश पे लगने वाला बल, यानी कि E बराबर होता है F बटा में Q, और यहाँ पे 1 कूलम आवेश प्रति इकाई आवेश कहोगे तो E किसके बराबर होगा, तो लगने वाला बल वो विद्युत क्षेत्र के बराबर होता है, यानी कि लगने वाला बल जो होता है विद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। अच्छा
कह रहा है कि सर नींद लग रहा है। अरे भाई सो जाओ, नींद लग रहा है तुमको तो, नींद लगने लग गया तुमको तो सो जाओ, क्या ही करेगा तुम बताओ। यदि आपको लग रहा है कि बाद में आप वीडियो देख लोगे तो बाद में वीडियो नहीं देख सकते, बाद के बाद में रह जाता है। छूटा हुआ काम बादशाह से भी नहीं होता है। तो ये काम आप ना अब छोड़ो मत, फ्यूचर पे नहीं छोड़ दो कि बाद में पढ़ लेंगे सर, ये कर लेंगे सर, वो कर लेंगे सर। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसको ख़त्म करके ही जाना है। आप कोई भी चीज़ें करने से पहले ना ठान लो कि हमको ये चीज़ें ख़त्म कर देना है और आज के आज ही ख़त्म कर देना है। बिल्कुल सही बात है, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसको ख़त्म करने की ठान लोगे तो आप ख़त्म कर सकते हो मेरे बच्चे। आप इसको ख़त्म करके ही सोना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे भाई, कर विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या मिलती है। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी आपको मिलता है कि क्षेत्र की शक्ति कैसी, आवेश की प्रकृति क्या है और मने कह रहा है कि उसका दिशा क्या है। आप बताओ कि ये इतना आसान क्वेश्चन का क्या आप जवाब अपने कमेंट में दे सकते हो? क्या आप जवाब दे सकते हो? बताओ कमेंट में कौन कौन माने इसका जवाब देगा। विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी क्या मिलती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं से जानकारी उसका दिशा मिलता है। अच्छा दिशा भी तो मिलेगा भैया, आवेश के प्रकृति भी तो रहता है ना। आवेश के विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अब मान लो कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या मिलेगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा था। विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आपको दिशा प्राप्त होता है। आप कहोगे ना कि सर दिशा हमको ज्ञात होता है। अब दिशा ज्ञात होगा तो कैसे होगा, यदि माइनस आवेश रहेगा तो यहाँ पे माने अंदर की तरफ आएगा और माने अंदर की तरफ आएगा। प्लस आवेश रहेगा तो इससे बाहर बाहर निकलेगा, प्लस आवेश रहेगा तो क्या होगा, इससे बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होता है, विद्युत क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी क्या मिलती है, दिशा मिलेगा। अच्छा क्षेत्र की शक्ति मिलेगा। विद्युत क्षेत्र रेखाओं यदि पास पास होगा, यदि विद्युत क्षेत्र रेखाओं एकदम पास पास होगा तो कहोगे सर यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पास पास रहेगा वहाँ पे शक्ति ज़्यादा होगा। विद्युत क्षेत्र की शक्ति का मतलब उसका तीव्रता। अच्छा जहाँ पे दूर दूर रहेगा वहाँ पे क्या होगा भाई, जहाँ पे दूर दूर रहेगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ दूर दूर होगा वहाँ पे कमजोर हो जाएगा। आवेश की प्रकृति भी तो आप विद्युत क्षेत्र रेखाओं से आवेश की प्रकृति पता चल जाएगा कि किधर दिशा है, तो यह भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर बनेगा आप कमेंट में कर सकते हो। अब तो मैं आपको हिंट कर भी दिया, तो अब हिंट कर दिया तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आवेश का रेखीय घनत्व, यह भी आपको कमेंट में बताना है। आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो अभी बताया था रेखीय आवेश घनत्व के लेमडा बराबर होता है क्यू बट्टा में एल। और ये कूलम मापोगे इसको मीटर में, तो कूलम प्रति मीटर इसका राइट आंसर होगा। ये भी आपसे पूछना चाहिए था, यानी कूलम प्रति मीटर। आगे पूछ लेंगे हल्का आएगा तो चलो ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमीय सूत्र पूछा है। अब सुनो बीमीय सूत्र निकालना है, सिंपल बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जानते हो एफ बट्टा में क्यू होता है, कहो हाँ सर होता है। एफ का बीमीय सूत्र होता है एम एल टी के पावर -2, बिल्कुल होता है। आवेश का ए टी होता है सर, बिल्कुल है। अब ऊपर जाएगा तो एम हो गया, एल हो गया, टी के पावर -3 हो गया, ए के पावर -1 हो गया। ये बातें क्लियर है क्या बताओ, ये बातें क्लियर है क्या बताओ जल्दी से। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन मिल रहा है, यानी कि आपको यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहा है आपका बी ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे बी उत्तर आपका सही होगा। ठीक है क्लियर है, आगे बढ़ें। आगे जो क्वेश्चन अपने पास है मेरे भाई का कि बिंदु आवेश जो है क्यू के कारण आर दूरी पर मन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर जो फॉर्मूला होता है 1 बट्टा में होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये होता है क्यू अब बट्टा में आर स्क्वायर। अब कहोगे कि ये जो होता है सर किसके समान विद्युत कर्मानुपाती, आर स्क्वायर के। यहाँ पे कहोगे आर स्क्वायर के, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ें। कह रहा है कि विद्युत द्विविध ध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा। अक्षीय में सुनो, ये एक्सीएल में विद्युत द्विविध ध्रुव के कारण एक्सीएल में क्या होता है, एक्सीएल में होता है ये वाला बात है 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे 2p या बट्टा में आर क्यू होता है। लेकिन निरक्षीय में क्या होता है मेरे भाई, ये निरक्षीय एक्सियल ना इक्वेटोरियल, निरक्षीय इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल में मेरे भैया क्या हो जाएगा, आप कहोगे 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा सर। क्लियर है, यहाँ पे p बट्टा में आर क्यू होता है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे निरक्षीय स्थिति ये वाला बोला है, तो यहाँ पे p बट्टा में आर क्यू मारोगे तो 1 बट्टा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई आर क्यू मार दोगे। अब बात समझना ध्यान से, आप कहोगे कि ई जो एक्सीएल पे होता है सर, अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता होता है निरक्षीय के दुगना होता है, ई इक्वेटोरियल के दुगना होता है, ई इक्वेटोरियल के दुगना होता है। तो ये बातें आपको क्लियर हो गया क्या, बताओ जल्दी से। क्लियर है सभी को, आगे बढ़ लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपने पास मेरे भाई, अगला क्वेश्चन है करा कि विद्युत द्विविध ध्रुव आघूर्ण को एक वेक्टर होता है तो जिसकी दिशा होती है, विद्युत द्विविध ध्रुव
एक सदिश राशि है, यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण पी पे वेक्टर लगता है। यहाँ पे होता है फॉर्मूला क्या, क्यू आई इंटू के 2a, यानी कि 2l पे दिशा लगता है। तो यहाँ पे जो होगा माइनस क्यू है माने द्विध्रुव, ये प्लस है। तो यहाँ पे जो दिशा होता है द्विध्रुव आघूर्ण का पी का जो दिशा होगा ये होगा माइनस से प्लस की तरफ। माइनस से कहाँ होगा, माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो यहाँ पे ऋण से धन आवेश की ओर होगा, ऋण से क्या होगा, धन आवेश की तरफ हो जाएगा इसका दिशा। क्लियर है क्या, बताओ आगे बढ़ ले। कह रहा है कि ना किसी भी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान सुनो क्या बोल रहा है। कह रहा ना कि किसी विद्युत द्विध्रुव के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सुदूर बिंदुओं पर जिनकी दूरी r है अनुक्रमानुपाती होगा। द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव के कारण मैंने अक्ष में क्या होता है, मैंने क्या बताया, विद्युत एक्सियल में क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण एक्सियल में आप कहोगे यही होता है 1/4πε0 सर, बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे यहाँ पे एगो होता है p/r3 और दूसरा होता है एक्सियल में 2p/r3 और इक्वेटोरियल निरक्षीय में क्या होता है, इक्वेटोरियल में कहोगे 1/4πε0 सर। और यहाँ पे कहोगे, यहाँ पे क्या कहोगे सर, यहाँ पे कहोगे p/r3 होगा सर। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ये जो एक्सियल है, ये एक्सियल ये क्या होगा, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r3 के, यानी कि ये होगा। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 1/r3 आपका राइट आंसर होगा। आगे कह रहा है कि एक अल्फा कण है, कह रहा है कि एक अल्फा कण इतना माने कह रहा है कि एक अल्फा कण इतना न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में स्थित है, यानी कि ई का मान दिया है, ई का मान दिया है 15 × 10⁴, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम आवेश दिया है। कह रहा कि अल्फा कण पर लगने वाला बल का मान करे। तो अल्फा जो कण होता है इस पे 2 गो प्लस होता है, ये बात अब क्लियर है। और 2 प्लस होता है तो भैया इस पे ना 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो आप कहोगे कि 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि क्यू का मान आ गया। अल्फा पे 2 गो इलेक्ट्रॉन के बराबर प्लस आवेश होता है, यानी कि क्यू बराबर कितना हो गया भैया, 16 दूनी 3.2 × 10⁻19 कूलम आ गया, ये वाला आ गया। अब यहाँ पे बात हम ये करते हैं कि हमारे पास जो का निकालना है, क्यू बल निकालना है ना, बल का मान एफ बराबर क्या होगा, ई इंटू के क्यू। ई का मान कितना दिया है आपका, ई का मान दिया है 15 × 10⁴, कहो हाँ सर होगा। अच्छा यहाँ पे 3.2 × 10⁻⁻19 होगा। अब आप यहाँ पे देखोगे मेरे भाई, यहाँ पे गुना करा लो, 15 दूनी 30, अब 15 × 3 = 45, तो 30 45 3 48 होता है, तो यहाँ पे होगा 48, यानी कि 15 यहाँ पे दशमलव दे दो। अब देख लो यहाँ पे 15 दूनी 30, 3 हो गया। अच्छा 15 × 3 = 45, 3 48, ठीक है। गुना 10⁻⁴ कितना कहोगे मेरे भाई, -15 कूलम। यहाँ पे कूलम नहीं आवेश दे दिया ना, तो ये मीटर न्यूटन कर लोगे। तो यहाँ पे बल जो निकाल रहे हो, यानी कि ये आपका 48 × 10⁻15, या इसी को कहोगे 4.8 × 10⁻⁻14, आप ये न्यूटन बोल सकते हो, इसी को बोल सकते हो। कैसे बोलोगे, ये बेसिक चीजें हैं। तो मैंने कह रहा है कि 4.8 गुना 10⁻⁻14, तो 4.8 × 10⁻⁻14 उत्तर है, ये वाला उत्तर होगा। तो न्यूमेरिक सेक्शन भी आपको लगता होगा डर, कहता है ना कि सर, ये एक बच्चा बोल रहा है कि सर अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि ये न्यूमेरिकल है। भाई देखो ये क्वेश्चन सब पूछा गया है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको अलग से थोड़े आएगा। अब फिजिक्स आप पढ़ रहे हो, आप सोचोगे हिंदी के जैसा क्वेश्चन है कि माने बताओ कि ये फलना माने जो है पाठ है उस साहित्य का लेखक कौन है, तो ये सब थोड़े पूछा जाएगा। आपका फिजिक्स है तो ये फिजिक्स मैथ का लैंग्वेज होता है भाई, और मैथ के लैंग्वेज है तो इसमें आपको मैथमेटिकल टर्म तो पढ़ना ही पड़ेगा ना, मैथमेटिकल टर्म से आप भाग नहीं सकते, इसको पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, आगे बढ़ लो। अब कह रहा है कि 5 कूलम के 2 बराबर और विपरीत आवेश पर परस्पर इतना मीटर की दूरी पर रखा गया है, 5 मीटर का। कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव P बराबर निकालना है Q × 2L। आप इसका ना कमेंट में जरूर आप ऑप्शन करना। 50 नंबर क्वेश्चन का, सुनो 50 नंबर क्वेश्चन का जो भी भाई पहले आंसर करेगा उसको ना एक प्यारा सा गिफ्ट मिलेगा। बना के आंसर करो, एक प्यारा सा गिफ्ट देंगे उसको, ठीक है। आप कहोगे सर कैसे देंगे, भाई गिफ्ट हम दे देंगे। आप ऑनलाइन पढ़ते हो, कहीं से पढ़ते हो, भारत के किसी भी कोने से पढ़ते हो, आपका गिफ्ट आपके पास चल जाएगा, ये मेरा वादा है। सबसे पहले इसका जो आंसर करेगा उसको बोल रहा हूँ। आगे बढ़ो। कह रहा है कि एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी विद्युत बल कितना होगा। कह रहा है कि एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रख लो, इसको समझो।
इस समान एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे है, कहो हाँ सर है। एक समान विद्युत क्षेत्र ऐसे है, पर इसमें द्विविध ध्रुव रख दो। क्या रखोगे? एक द्विविध ध्रुव रख दो। इस प्रकार से एक द्विविध ध्रुव रखोगे, और जब द्विविध ध्रुव रखोगे ना मेरे भाई, तो इस पे दो गो बल लगेगा। एक गो बल इधर लगेगा, आइए गो बल इधर लगेगा, और ये दोनों बल ना विपरीत दिशा में लगेगा। और कह रहा है कि एक द्विविध ध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर परिणामी बल, यानी परिणामी बल, तो यहाँ पे मान लो कि माइनस की आवेश है तो इधर होगा, और प्लस की आवेश यहाँ पे रहेगा तो दिशा उधर होगा। तो दो गो विपरीत दिशा में जब समान प्रकार के बल लगेगा तो आप कहोगे कि विद्युत क्षेत्र है तो एक समान विद्युत क्षेत्र ई हाईवे किया है, तो यहाँ भी बल लगेगा तो ये कहोगे कि क्यू माने एफ बराबर क्यू इंटू के ई, और यहाँ भी बल लगेगा तो कहोगे कि एफ बराबर जो बल लगेगा माइनस के क्यू इंटू के ई बल लगेगा। तो यहाँ भी बल लगा, यहाँ भी बल लगा। आप देख रहे हो दो गो बल लग रहा है, ये दिशा में विपरीत है, परिमाण में बराबर है, तो नेट बल कितना होगा? यानी कि एफ नेट कहोगे तो ये एफ नेट आपका शून्य हो जाएगा। एफ नेट कितना होगा? शून्य होगा। तो ये हमेशा शून्य होता है, ये बात आपको ऐसा मान के चलना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करते हैं, विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है वोल्ट मीटर। ये क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। कैसे होगा? अच्छा, वोल्ट प्रति मीटर ई का मात्रक होता है, कहो हाँ सर होता है। अच्छा, फाई बराबर ई डी ए होता है, ई डी ए कॉस थीटा। आप कहोगे फाई बराबर ई इंटू के ए होगा, चाहे एस होता है, तो ई का मान आप वोल्ट प्रति मीटर कर दो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर कर दोगे, तो एरिया का क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर, तो ये मीटर इसको काट देगा तो ये को मीटर बचेगा, तो वोल्ट मीटर इसका एसआई मात्रक आ जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर होता है। अब सुनो, इसमें और बातें क्या कर रहा है? क्वेश्चन है, करेक्ट। एक गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस की आवेश को रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? अब सुनो, एक गोलीय पृष्ठ है, इसके अंदर में की आवेश को रख दिया, तो इसमें गॉस तो ये बोलता है कि घिरा हुआ जितना आवेश रहता है तो विद्युत फ्लक्स उसका उस आवेश का 1/ε0 गुना होता है, तो ये वाला बातें बोलता है। तो यहाँ से क्या होगा भैया? कहोगे Q/ε0 होगा सर, Q/ε0 होगा। विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है कितना होगा, क्लियर है। आगे करा कि चालक पदार्थ से बने असीमित आवेशित पतली चादर के सतह के निकट, अब समझिए, पतली असीमित आवेशित पतली चादर बोला है, चालक पदार्थ यहाँ पे बोला है। जब चालक पदार्थ बोलेगा ना, चालक रहेगा, तो सुनो, जब चालक रहेगा तो आपका आंसर होगा σ/ε0, और जब अचालक प्लेट रहेगा, अचालक प्लेट रहेगा, तो आपको क्या करना है? σ/2ε0 करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर मेरे भाई हो जाएगा σ/ε0। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही जो उत्तर अपने पास आएगा ये आ जाएगा σ/ε0, ठीक है, क्लियर है। आगे देख लो, करा कि किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान हमेशा शून्य होता है, तो यहाँ पे शून्य होगा। क्या हो जाएगा? शून्य होगा। करा कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युत तीव्रता का मान शून्य होगा, क्लियर है। आवेश नहीं रहता है ना खोखला गोला के अंदर। अब करा यदि गोले पर आवेश इतना माइक्रोकूलम, उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा? सुनो देखो, अब बात मैं यहाँ पे करता हूँ, ध्यान सुनना। यहाँ पे मैं ये बात कह दूँ कि आपको ऐसा दिया है 1/4πε0, 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। अब मैं यहाँ से ये कह दिया कि 1/ε0 का मान कितना होगा, तो ये 4π उधर जाके गुना होगा, तो कहोगे कि 36π आ जाएगा सर, 36π × 10⁻9 हो जाएगा, क्लियर है। अब सुनो, अब क्या कर रहा है कि जो हमारा आवेश दिया 10 माइक्रोकूलम, क्यू का मान कितना दिया मेरे भाई? आप कहोगे क्यू का मान जो दिया है सर 10 माइक्रोकूलम दिया है, 10 माइक्रोकूलम है तो 10 गुना 10⁻6 होगा कूलम सर, क्लियर है क्या? क्यू बराबर ये क्लियर है क्या? 10 × 10⁻6 कूलम, क्लियर है। अब क्या करा है? विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है ना, तो फाई बराबर आप क्या जानते हो? फाई बराबर जानते हो ना कि जितना आवेश है, यानी कि 10 × 10⁻6 है आवेश जितना, इसका कितना ε0 गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। 1/ε 10 × 10⁻6 है ना, तो इसको ऐसे कर लो ना, 10⁻5 कर लोगे क्या? इसको 10⁻−5 कर लो, गुना कितना करोगे? 36π गुना 10⁻9 कर लो। तो यहाँ से देखो 10⁻−5 9 में से घटेगा तो 4 गो बचेगा, तो यहाँ पे 36π गुना 10⁻4 आ जाएगा, 36π गुना 10⁻4 आएगा, तो ये फाई का मान हमारा आ गया। अब आपको यहाँ पे पूछा क्या है? 1/ε0 का मान इतना भी तो होता है। अब यहाँ पे क्यू का मान दिया है माइक्रोकूलम में, मैंने इसको चेंज किया। फाई बराबर होता है क्या है?
करा कि कुल आवेशवा का 1/ε0 गुना होता है। तो यहाँ पे 1/ε0 गुना का मान मैंने ये वाला रख दिया और Q का मान दिया है यहाँ से रख दिया, तो ये आंसर आपका आ जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है तो विद्युत फ्लक्स का मान सुनो, तो यहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आंसर आएगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है तो यही आ जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलम आ जाएगा। अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम 2 गो दिया है क्या? हाँ 2 गो आंसर दे दिया भाई। यहाँ पे देखोगे तो 2 गो है, कोई एगो कर लो तो आप हम ऐसे निकाल देते हैं। यदि फाई बराबर ई ए होता है तो इसको कहोगे ई बराबर होता है न्यूटन प्रति कूलम, यहाँ पे होता है मीटर स्क्वायर, तो ये आपका ऐसा ही मात्रक आता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये भी विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये एगो कोई मार लो, दोनों में एगो मार लो, एगो माइनस में कर लो एगो प्लस में कर लो तो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, आगे देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करक वायु में स्थिर इकाई धनावेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा? इकाई धनावेश यानी कि Q का मान 1 कूलम दिया है, तो करा कि फ्लक्स का मान जो होता है आवेशवा के 1/ε0 गुना होता है। सर एक मान रखो 1 गुना 1/ε0, तो आप कहोगे 1/ε0 आंसर आ जाएगा, जो फ्लक्स आएगा 1/ε0 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ε0, और इसी को ऊपर लेके जाओगे तो ε0 के पावर -1 करोगे, ε0 के पावर यहाँ पे -1 करोगे। क्लियर है? बताओ जल्दी से। अब समझो, करा कि एक बंद पृष्ठ के अंदर n विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक बंद पृष्ठ है, एक बंद पृष्ठ के अंदर में ना बहुत सारा द्विध्रुव है। द्विध्रुव के मतलब होता है एक पे माइनस दूसरे छोर पे प्लस, एक पे माइनस दूसरे छोर पे प्लस होता है, माने एक पे प्लस दूसरे पे माइनस होता है, ऐसे कर लो। अब करा कि एन को रख लो। अब करा बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा? बंद पृष्ठ से निर्गत। अब इस बंद पृष्ठ पे कुल आवेश कितना होगा? कहोगे ये माइनस उतना ही प्लस 0 हो गया सर, ये माइनस उतना ही प्लस 0 हो गया, ये माइनस उतना ही प्लस 0 हो गया। तो इसके अंदर में जो Q आया है, Q का मान 0 आ गया सर। कहो हाँ सर आ गया। तो हम फाई का मान जब निकालेंगे तो कहेंगे Q जो होता है Q का 1/ε0, तो Q का मान 0 है और 1/ε0 से गुना कराओगे तो ये फाई का मान क्या आएगा मेरे भाई? फाई का मान 0 आ जाएगा। और जब फाई का मान 0 आएगा तो यहाँ पे आंसर क्या कर लोगे? 0 आंसर कर लोगे। 0 इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। सभी बच्चों को क्लियर है? आगे कर लो भाई। करा कि एल भुजा के एक घन के केंद्र पर बिंदु आवेश Q है। माने एक घन है, मान लो कि जैसा भी घन बना लो, क्या छोड़ो ना, घन पे ये है। करा कि घन के तल से निर्गत, तो एक ही आवेश है Q, तो आप घन पे कहोगे, घन पे कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? हो कहोगे आवेश के 1/ε0 गुना। ठीक है, इतना होगा। लेकिन क्या पूछा? घन के तल से निर्गत, यानी कि क गो तल होता है, फेस को 6 गो होता है, तो 6 गो तल होता है ना, तो यहाँ पे क्या करोगे? 6 से भाग करोगे, प्रत्येक तल पे निकलना है। 6 गो उसका फेस होता है, तो प्रत्येक तल पे निकालोगे तो 6 से होगा। ये तो संपूर्ण हो गया ना, तो प्रत्येक तल पे निकलना है, एगो तल पे तो 6 गो होता है, तो वहाँ पे 6 से गुना कर लोगे, 6 गुना ε0 होगा। ये वाला बातें आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या होने वाला था? यहाँ पे आंसर वाला होने वाला था ये वाला, Q/6ε0। ठीक है, धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है? करा कि धातु के आवेशित गोले से केंद्र की ओर जाने पर विद्युत क्षेत्र के मान, माने विद्युत क्षेत्र के मान धातु के पृष्ठ से, यानी कि धातु के गोले के पृष्ठ है, ये गोले के पृष्ठ है, यहाँ से इसके अंदर आओगे तो आवेश शून्य होगा। जैसे आवेश शून्य होगा तो हमेशा शून्य आएगा, यानी कि सर्वत्र शून्य रहता है, यानी कि आप अंदर आओगे तो शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है। आवेशित कर के एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक की सतह के किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सतह के हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, ये बातें हो गया। अब कह रहा है कि किसी आवेशित चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व के 1 इतना गुना होता है, जहाँ यह मुक्त आवेश की परावैद्युता है। इस कथन को क्या कहेंगे? अच्छा सुनो, ये कह रहा ना कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका एप्सिलॉन, माने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर, कह रहा कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का 1 माने σ/ε0 गुना होता है। ये किसका नियम है? ये कूलम का नियम है। आप समझना, ये कूलम के नियम बहुत सारा जगह पे आपको दिए रहेगा, गॉस के नियम। ये गॉस के नियम ना एक टूल है,
जिसके गॉस के नियम का उपयोग करके कूलम के नियम का हम लेके आते हैं, कूलम के नियम का सत्यापन करते हैं, तो ये कूलम के नियम होगा। गॉस के नियम क्या कहता है? गॉस के नियम फ्लक्स देता है, गॉस के नियम फ्लक्स के बारे में बताता है, ना कि विद्युत क्षेत्र के बारे में बताता है। तो उसका उपयोग करके हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं, अलग बात है, लेकिन गॉस के जो थ्योरम होता है वो फ्लक्स देता है। फ्लक्स बराबर क्या होता है? कहता है कि जो आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। जब ये बात आएगा तो आप कूलम मारना, और ये वाला करोगे तो ऐसे कंसेप्चुअली कहोगे तो यहाँ पे गॉस के थ्योरम से आता है, लेकिन नहीं, वो गॉस के थ्योरम उपयोग करने का एक टूल है जिससे हम कूलम के नियम को सत्यापित करते हैं। क्लियर है? अब समझना आगे में जो क्वेश्चन अपने पास है, अपने पास जो क्वेश्चन कर रहा है कि अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार के लिए r दूरी पर। अब सुनो, बेलनाकार ऐसा वाला बोला है, ऐसा वाला अनंत माने ऐसा विस्तार के, ये बेलन हम बना देते हैं। कहोगे हाँ सर बना दो, तो ये मान लो कि मैंने ऐसा इस प्रकार से बेलन बना दिया, ठीक है, इस प्रकार से मैंने क्या बनाया? बेलन बनाया। अब इस पे ना एगो तार है, कह रहा कि अनंत विस्तार के बेलन रहेगा। इससे ना इसके अक्ष से r दूरी पर कहा है, इससे अक्ष से r दूरी पर, मान लो कि r दूरी पर निकालना है, तो यहाँ पे ना ये अनंत विस्तार के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है? E बराबर होता है 1/2πε0, और यहाँ पे करते हो लेमडा बट्टा में r, तो ये वाला फार्मूला आता है। ये माने क्या हो गया? अनंत विस्तार के तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये वाला कहोगे तो यहाँ पे फार्मूला क्या है? लेमडा बट्टा में 2πε0 इंटू r, यानी कि उत्तर आपका यहाँ पे होगा, ठीक है, 4π नहीं 2πε0 इंटू r होगा। अब सुनो, यदि कर किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो और उस स्थान पर ए क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान निम्न किसके बराबर होता है? फाई बराबर, देखो फार्मूला होता है EDA कॉस थीटा होता है, ठीक है, कॉस थीटा होता है। तो फाई बराबर हम इसको ना वेक्टर फॉर्म में लाएंगे, तो ई वेक्टर और डॉट DA वेक्टर करोगे, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ई वेक्टर और डॉट DA वेक्टर, या यहाँ पे DA नहीं रहेगा, अल्पांश भाग नहीं रहेगा, तो यहाँ पे फाई बराबर कहोगे ई वेक्टर और डॉट ए वेक्टर होगा, तो यहाँ पे उत्तर आपका 20 सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा कि एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, इस पे माइनस आवेश, इस पे प्लस आवेश, तो कुल आवेश कहोगे यहाँ पे कितना होगा? तो कहोगे -q और प्लस q बराबर 0 आवेश, 0 आवेश हो गया। विद्युत फ्लक्स का मान पूछा है, तो करा कि कुल आवेश के 1/ε0, यहाँ पे आवेश का मान 0 है, 1/ε0 गुना करा हो गया, तो ये कितना आ जाएगा? 0 आएगा, यानी कि फाई का मान कितने आ जाएगा मेरे भाई? फाई का मान आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? बताओ जल्दी से। अब करा कि वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है, यानी कि कह रहा है कि क्या एकांक धन आवेश है, यानी कि Q बराबर दिया है प्लस के Q, प्लस के 1 कूलम्ब आवेश, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकलना है, तो फाई बराबर क्या होगा भाई? कहोगे 1/ε0, और Q का मान 1 है, तो यहाँ पे कहोगे ε0, 1/ε0 गुना होगा, यानी बी आपका सही उत्तर होगा, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। विद्युत आवेश किस प्रकार की राशि है? अब सुनो, यहाँ पे क्या होगा? विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। सदिश राशि कौन सा होगा भैया? सुनो, विद्युत अदिश राशि है, और कौन कौन सा? विद्युत फ्लक्स भी अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स भी इसी में पढ़ोगे तो ये भी अदिश राशि है। ये कैसा राशि है मेरे भाई? कहोगे अदिश राशि है सर। अच्छा, विद्युत विभव कैसा राशि है? कहोगे सर अदिश राशि है। आपके माइंड में आ रहा होगा सर विद्युत क्षेत्र क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, क्षेत्र की जो तीव्रता होता है, ये कैसा राशि है मेरे भाई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ये भी मन सदिश राशि है। कैसा है? ये सदिश राशि है, ये बात आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो ये चीजें था हमारा। अब विद्युत धारा कहोगे क्या है? विद्युत धारा कैसा है राशि? तो विद्युत धारा कहोगे अदिश राशि है सर। कैसा राशि है? ये विद्युत धारा अदिश राशि है, ठीक है। क्लियर है? आगे देख लो, करा कि विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होता है वो क्या होता है? तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्या होता है मेरे भाई? कहोगे ई, सुनो, फाई बराबर क्या होता है? ई इंटू के ए। अब यहाँ पे ई का जो विमीय सूत्र क्या होता है? यहाँ पे ई का विमीय सूत्र लिखोगे एफ बटा में क्यू, ठीक है, और इंटू के यहाँ पे ए। तो एफ को करोगे तो एम एल टी के पावर -2, आवेश है तो यहाँ पे ए टी होगा सर, और यहाँ पे एरिया है क्षेत्रफल तो एल स्क्वायर होगा। अब कर लो एम एल स्क्वायर और टी के पावर -3 और ए के पावर -1, यानी कि विद्युत फ्लक्स का जो विमीय सूत्र होगा एम के पावर 1, एल के पावर 2, टी के पावर -3, ए के पावर -1। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र आ गया, यानी कि 12 31 यहाँ पे राइट आंसर होगा। 12 31 आपको कहाँ दिख रहा है? इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है,
इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, 12 है ही नहीं कहीं पे, तो 12 नहीं है तो इसलिए होगा। अच्छा कहीं देख लेते हैं आंसर, कहीं गलत तो ना हो गया। हेलो, हेलो। तो यहाँ पे देखोगे कि एफ के एम एल टी के पावर -2 हो गया। अच्छा अब इसका एटी हो गया, यहाँ पे एल स्क्वायर हो गया, एम एल टी के पावर -2, तो ठीक है। एल एल एल, अच्छा 3 होना होगा यहाँ पे, एगो यहाँ पे है, दो गो यहाँ पे, तो 3 गुना हो गया, तो यहाँ पे 13 हो गया। 13 हो गया, ये 3 नहीं 12 नहीं होगा, 13 होगा। क्लियर है। यहाँ पे एगो है, दो गो यहाँ पे, तो 3 गो हो गया। अच्छा 3 गो हो गया, यहाँ पे नॉन ऑफ दिस नहीं होगा, 3 गो हो गया वहाँ पे। तो ये बातें ना थोड़ा सा जानते हो क्या होता है, जब दिमाग थकता है तो कुछ और टिक कर देगा। तो 13 और 31, तो 13 31 कहाँ आया है, 13 31 कहाँ है, माइनस के 13 13 31, यानी कि राइट आंसर ये होगा। राइट आंसर ये होगा, सही है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। करें कि एक स्टेट कूलम में कितना ये होता है, तो देखो एक कूलम में होता है, एक कूलम में होता है 3 गुना 10 के पावर 9 ESU। अब इसको ऐसे लिखोगे कि एक ESU में तो उल्टा कर लोगे हो, एक ESU बराबर क्या होगा, 1/3 गुना 10 के पावर के 9, 1/3 गुना 10 के पावर -9 होगा। इधर आएगा तो 1/3 गुना 10 के पावर -9, यहाँ पे कूलम होगा, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, 1/3 गुना 10 के पावर -9, 1/3 गुना 10 के पावर -9 कूलम होगा। ठीक है। अब सुनो, एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बताना है। एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है ये होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब कूलम के यहाँ पे कहोगे ए स्क्वायर और टी स्क्वायर होगा कूलम का, कूलम स्क्वायर है ना तो दो बार कर देंगे, 80 रहेगा तो 80 स्क्वायर, मैंने 80 स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे न्यूटन के कहोगे एम एल टी के पावर -2 होगा सर। अच्छा मीटर है तो लंबाई का मात्रक है तो एल स्क्वायर होगा। अब ऊपर लेके जाओगे तो एम के पावर -1 होगा सर। अच्छा एल 3 हो जाएगा ऊपर, तो एल के पावर -3 होगा सर। अच्छा टी के पावर कहोगे 4 होगा सर, और ए के पावर 2 होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये वाला बीमीय सूत्र, यानी कि 13 42, 13 42 कहाँ पे है, प्लस के 13 और फिर माइनस के 13 फिर 42, तो यहाँ पे उत्तर बी होगा, यानी कि 13 42 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्लस के आवेश होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है प्लस का होगा। ठीक है। अब कह रहा है स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल को कौन बताता है, तो ये कूलम के बल, कूलम के नियम से बनता है। ठीक है। तो ये चीजें था हमारे पास, माने ये 72 को क्वेश्चन था। या और क्वेश्चन है, मैं ये देख लेता हूँ, और शायद हाँ 73 क्वेश्चन है। कार्य इनमें से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताना है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा में Q होता है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है। अब बात करें किसी माध्यम का परावैद्युतांक के सापेक्ष, यानी कि इसका मात्रक क्या होगा, तो इसका जो मात्रक होता है मेरे भाई यहाँ पे एप्सिलॉन आर का, तो एप्सिलॉन आर बराबर हम कहते हैं कि ये होता है माध्यम की बटा निर्वात की। ये दोनों का माध्यम रखोगे तो ये कट जाएगा, तो इसका कोई कभी बीमा नहीं होता, कोई मात्रक ही नहीं होता, बीमाहीन राशि है, कोई मात्रक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है, यदि काटेगी तो कटान बिंदु पे 2 से अधिक स्पर्श रेखा हो जाएगा, और जब 2 से अधिक स्पर्श रेखा होगा तो ये बात संभव ही नहीं है कि एक बिंदु पे 2 गो दिशा कैसे हो सकता है विद्युत क्षेत्र रेखा की, तो ये बात हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। अगला कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच कूलम बल उसके बीच की दूरी दुगने के साथ में कैसे बदलता है, तो 1/r² के, मैंने बोला था ना कि जो बोला था कूलम बल दूरी के वर्ग के बीच कर्मानुपाती होता है और आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ये बातें बोला था। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपने किया, तो इस तरह से आपने ये सारे क्वेश्चन को किए, इस तरह से आपने क्या किया, सभी क्वेश्चन को कर लिए। मैं देख लेता हूँ कि और क्वेश्चन कोई बाकी रह तो नहीं गया है। इस तरह से कोई क्वेश्चन आपका बाकी आपको नहीं रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्वेश्चन नहीं बाकी है, यानी कि ये वाला। तो आज की ये वीडियो कैसा रहा, आप सभी बच्चे, मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे बहनों, तो आप सभी से हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उसका भलाई हो जाए। इसमें आप देखिए कि 70+ जो क्वेश्चन करवाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाया गया, ये ऑल टाइम बेस्ट वीडियो होगा। और सुनिए, आप ये वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप वॉच कर रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप गार्जियन हैं, तो कोई भी चीज़ें जब करा रहा होता है तो उसको आप सपोर्ट करिए, सपोर्ट बनाइए। होता है स्टार्टिंग में माने कैमरा के सामने आने में बेहिचक होता, माने क्या हेजिटेशन के वजह से
एरर हो जाता है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कहीं पे मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर वो मिस्टेक बताइएगा, हम उसको सुधारेंगे, फ्यूचर में अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ हम यहाँ पे वीडियो को विराम देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।